कि जय श्री राम सुनते हैं ना रिकॉर्डिंग? इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना था मैं। कल कहाँ तक लिखा था हमने? इंडिया से प्लस जो अफगानिस्तान लिखना है। हाँ बस फाइनल हाँ, फाइनल वाला तो। अफगानिस्तान रह गया यार, मेरे को लगा कल ही हो जाएगा। इस पे बात तो कर ली थी ना कि मतलब वी हैव नो अदर चॉइस अदर देन हैविंग अ डीप इंगेजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अफगानिस्तान। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारी इच्छा नहीं है बट यही हमारा इंटरेस्ट है। अब अफगानिस्तान से बात करनी पड़ेगी। हाँ आज की ज़रूरत है हमारी है अफगानिस्तान। हाँ हाँ आ जाओ यार। अच्छा हम कल क्या? आपको कुछ नहीं कहना सर, रीजनल अरे स्कूल थोड़ी है, आ जाओ जाओ। हाँ वो आपने न्यूज़ सुनी होगी साउथ जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं उस पर दोबारा बहुत सारे और आर्टिकल्स आने लग गए। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रोज आने लग गया उसमें। अब उसमें वो कर क्या रहे हैं कि पहले तो दे जस्ट वांट टू मेक अंडमान निकोबार है, जैसे ऊपर वाला जो सेक्शन है दिस इज अंडमान, नीचे वाला सेक्शन इज निकोबार आइलैंड्स। और बीच में वी हैव अ चैनल दैट ये 10 डिग्री चैनल, और एक यहाँ पे चैनल है दैट बाइफरकेट्स द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। प्रॉब्लम क्या है सर इसके साथ? मतलब प्रॉब्लम मतलब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मतलब? अरे पहले ज्योग्राफी तो बताओ, ये चैनल कौन सा है? ये वाला कौन सा सर? There is a channel between Andaman that separates upper part of Andaman with this lower southern Andaman, Little Andaman बोलते हैं उसको। अब तो फिर पूरी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए अंडमान निकोबार, वैसे भी पता होनी चाहिए ये। और नीचे वाला के चैनल दैट सेपरेट्स अंडर, अरे 10 ऊपर है, 10 ऊपर आएगा ना, नीचे थोड़ी होगा। ये 6 डिग्री है। हाँ बेटा ये डंकन पैसेज है। हम यहाँ पर हैं अभी, लोअर मोस्ट पॉइंट। इसमें इंदिरा पॉइंट था वो सारा डूब चुका है। अब पहले हुआ करता था इंदिरा पॉइंट, वो सब सुनामी आई थी 2004 में तो उसके बाद डूब गया। तो सदर्न ये ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में व्हाट वी वांट टू डू, पहले तो हमको बस एक ट्रांसशिपमेंट बनाना था, एक लॉजिस्टिक ट्रांसशिपमेंट हब कि 6 डिग्री चैनल इज देयर एंड दिस इज द फीडर चैनल टू मलक्का स्टेट। तो यहाँ से ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ दिस शिपमेंट्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग। तो यहाँ पे अगर इफ वी हैव अ ट्रांसशिपमेंट मतलब वहाँ पे आप शिप्स की रिपेयरिंग, लॉजिस्टिक्स, ओवरहॉल वो सब कर सकते हो। आरएमओ जो होता है, रिपेयर मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल, और एक लॉजिस्टिक हब जैसा भी बन जाएगा। और ये होगा तो होगा क्या, इवेंचुअली इंडिया विल बी लिंक टू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन्स ट्रेडिंग और ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज हमारा शिपिंग इंडस्ट्री का कुछ होता नहीं है। तो दैट्स वन ऑफ द वेरी प्राइमरी रीजन हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। बट एक उससे बड़ा रीजन जो कोई नहीं बता रहा, यहाँ पे वी वांट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस। गो ऑन अदर डेज जब हम बोलते थे कि पूरा अंडमान निकोबार को जो है हम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रखेंगे बट उसमें हम मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखेंगे। दे आर मेकिंग एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। हाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसके साथ वी आर मेकिंग ये फाइटर जेट स्ट्रिप भी बनाएंगे, और एक हमारा एक जो थिएटर कमांड है, थिएटर कमांड और बड़ा करेंगे। थिएटर कमांडरीज तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक साथ रखेंगे। चाइना का डिबूजी में है, वो चाहे तो वॉर टाइम पे उसे यूज। चाइना का इंडियन ओशन में हर तरफ है। हाँ लेकिन उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ 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 तो उधर उसने जो बेस बनाया है उसे मिलिट्री उसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। वो मिलिट्री बेस है, वो मिलिट्री प्रॉपर मिलिट्री, वो प्रॉपर मिलिट्री बेस है उसका। बाकी भी सारे मिलिट्री बेस हैं, बस उसको बोलता नहीं है वो। जिबूटी इज ऑफिशियल मिलिट्री बेस ऑफ चाइना। कन्वर्ट नहीं कर सकता, बना चुका है वो मिलिट्री बेस वहाँ। सो इसलिए हम अपनी टेरिटरी में वी वांट टू मेक दिस थिंग। हम बना नहीं रहे थे बिकॉज वो सेम चीज होगी कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन को भी देन एक थ्रेट सा लगेगा कि ये मिलिटराइज कर रहा है। चाइना तो कर ही रहा है, अब इंडिया भी जो है इट्स मिलिटराइजिंग इंडियन ओशन। तो इसलिए हम हमेशा एक वी हैव दिस वेरी सॉफ्ट स्टैंड कि हम अंडमान निकोबार में कभी अपनी फौज नहीं उतारेंगे। बट गॉन आर द डेज। अब तो पूरा इंडियन ओशन में स्पेसिफिकली गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी इज वेरी वेरी, वो साउथ चाइना सी से वो नीचे की तरफ आता जा रहा है। वो अच्छी खासी चांसेस है थोड़ी देर में बोलेगा ये आइलैंड भी मेरा है, वो आइलैंड भी मेरा है, फिर ये पूरा SEZ भी मेरा है, अंडमान निकोबार भी मेरा है। सो हमने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। कौन कौन से यहाँ पे वो हैं साउथ ग्रेट अंडमान में, सॉरी ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? ऐसा मत करो यार, नहीं पढ़ा? अच्छा एक्सक्यूज है।
आपने मैंने पढ़ा था यार। आप यार पेपर देना है यार आपको तो। क्या हुआ? क्या हो क्यों नहीं है? हाँ, अंडमान निकोबार। सो ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे क्रूज शिप वो भी बना रहे हैं हम। कल एक और चीज़ हमने सैंक्शन कर दी, क्रूज हार्बर बनाएंगे। गोवा में जैसे बड़े क्रूज होते थे उनके लिए अलग हार्बर्स होते हैं, तो अब टूरिज्म के लिए भी विल हैव अ क्रूज हार्बर एयर। एक जो सबसे नीचे वाला है दिस इज गलाटिया, और ऊपर कैम्बे। ये तो बेसिक मिनिमम है, इतना यू शुड बी रिमेम्बरिंग। ये दो नेशनल पार्क्स हैं, गलाटिया और कैम्बे नेशनल पार्क, और ये दो पूरा ग्रेट निकोबार का है, दैट इज फॉलिंग अंडर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और एक ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, एक इंटरनेशनल सुंदा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें पूरा ग्रेट निकोबार आता है। वो लिखना तो वो भी लिख लीजिए, पूरा दिस कम अंडर सुंदा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अच्छे से खींचो। फोटो तो सही नहीं आ रहा। इसका दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क दूसरा कैम्बे, बे 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 ये गलाती और कैम्बे दोनों वो हैं, हाँ दोनों बे हैं। तो सबसे बड़ा इशू तो यही है, वी हैव वेरी प्रिस्टीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओवर हियर, एक्सट्रीमली रिच बायोडाइवर्सिटीज ओवर हियर। तो उसका कुछ नहीं होगा, यूएन सब उड़ जाएगा वो, तब इसलिए रोना धोना कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज यहाँ पे वी हैव पीवीटीजीज, ट्राइबल भी नहीं है, पीवीटीजीज आर देयर, वेरी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं, एकदम जो सबसे पुराने ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। एंड यहाँ पे तो संथनीज और वो सब है, निकोबारीज, एंड दे आर लिविंग हेयर फ्रॉम ऑलमोस्ट 5000-6000 ईयर्स अगो। उनका पता भी नहीं कब से वो है, वो मतलब वो जो पूरे नंगे घूमते हैं, दे हैव कैनिबलिज्म तो नहीं करते खैर वो, बट वो एकदम प्रिमिटिव लोग हैं, उनको बचाना तो हमारी वो जिम्मेदारी है। वी हैव ट्राइबल कम्युनिटी जो 5000 साल पुरानी है, और दे हैव नो कनेक्शन विद ह्यूमंस, वहाँ कोई जाता भी नहीं है, वो एरो में पॉइजन लगा के मार देंगे सब कोई जाएगा तो। मल्टीपल केसेस होते हैं, यूरोप वाला कोई जाता है वहाँ पे यूरोप फैलाने के लिए जा रहा होता है, उसमें अपना क्रिश्चियनिटी ये वो उनका कन्वर्ट करने के लिए, उनके जूते की सोल भी खा जाते हैं, वो सब खा जाते हैं। सो वो बिल्कुल ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। कोई इतना ज़बरदस्त ट्राइबल कम्युनिटी हमारे पास है, तो वो पीवीटीजी में इतनी पुरानी वाली है, दे हैव नो ह्यूमन कनेक्शंस, तो वो डिस्प्लेस होंगे, फिर इन जंगलों में वो रहते हैं, दे विल बी डिस्प्लेस्ड। तो ये दो दिक्कतें हैं जिस वजह से देयर इज ह्यूज प्रोटेस्ट, ये नहीं करना चाहिए। कर दिया है सब काट दिए पेड़ वेड़। पर सर ये बात करें तो आरटीआई में नहीं आते ना ये, दिस इज आरटीआई सेक्शन 8 के अंदर इसको एग्जाम कर रखा है, इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा कितना काट दिया क्या कर दिया। पर सर एक बार हिंदू का उसमें पढ़ रहे थे मेडिटोरियल में कि वहां से पेड़ उखाड़ के कहीं और लगा लो, ये करना होता है, ये तो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। सर ऐसा तो कर रहे मैडम कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। आप जब इकोलॉजी पढ़ोगे, कभी तो पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें आप पढ़ोगे कि वी हैव, एक तो प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। एक आपका 5000 साल, 5000 तो नहीं, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स लगते हैं ऐसे प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट बनने में, तो उसकी जो सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी, और जो हम ऐसे सेकेंडरी बनाएंगे कि जबरदस्ती पेड़ उगा रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि वही सेम स्पीशीज हमने कहीं और लगा दी, तो वो उसको बनने में 50 साल लगेंगे, तो जो इसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी 5% भी नहीं आती। मतलब आज अगर हमने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट काट दिए, फिर ब्राजील वाले बोल रहे हैं हम वो कहीं और लगा देंगे, तो पहले वो जितना कार्बन सिक्वेस्ट करता था, बाद में उसका 5% ही करेगा। तो आर्टिफिशियली आप अगर ऐसे सक्सेशन करोगे, तो फिर वो ऑब्वियसली नेचुरल सक्सेशन जितना नहीं बन पाएगा कभी। वो तो लॉ में लिखा है, अगर पेड़ काटोगे तो कहीं और लगाना है। सर वो तो मैंग्रोव टाइप होंगे, तो वो तो कहाँ ही लगी, वो तो मैंग्रोव नहीं है, ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे प्रॉपर रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। पेड़ काटेंगे, पौधे लगाएंगे। राइट, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा नहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम अफगानिस्तान का लिख रहे थे, बस थोड़ा सा लिखना बचा है। सो राइट डाउन, एम्बेसी खोल दिया है काबुल में, इंडियन एम्बेसी हैज़ बीन ओपन, एम्बेसडर भी जो है वहाँ पे।
जिसको लिख ही लीजिए, इंडिया हैज री ओपन इट्स एम्बेसी इन काबुल पोस्ट तालिबान टेक ओवर. पोस्ट तालिबान टेक ओवर. देन फर्स्ट पॉइंट क्या क्या करना है हमको. नीड टू हैव एंगेजमेंट विद तालिबान. Need to Have engagement with Taliban. Need to have engagement with Taliban. Before this, India was focusing on isolating Taliban. Focusing on isolating Taliban. But this is giving diminishing returns. But this is giving diminishing returns as the rest of the world is engaging with Taliban. Hence, it is in core interest of India to have political diplomatic relation with Taliban. Afghanistan. Political diplomatic relation with Taliban, Afghanistan. Next is security linked engagements. Security linked engagements. ये खुद ही आतंकवादी हैं तो इनके साथ इंगेज करेंगे तो वी कैन इंश्योर कि इंडिया में टेररिज्म कैन बी कंट्रोल्ड. एंड सेकेंड थिंग, दे हैव वेरी वेरी डीप रिलेशंस विद एलईटी एंड जेईएम. यही एलईटी जेईएम होते हैं, इन्हीं के भाई हैं वो सारे. सो इफ वी कैन हैव एंगेजमेंट विद देम तो वी कैन यूज तालिबान एज अ लीवरेज टू एंड आवर मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर. सो राइट डाउन, तालिबान हैज डीप टाइज विद एलईटी एंड जेईएम. लश्कर-ए-तोयबा जैश मोहम्मद वो है एलईटी जेईएम. तालिबान हैज़ डीप टाइज विद एलईटी एंड जेईएम. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख सकते हैं आप, ये तो यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में भी लिखे थे. बाकी किसी का नाम नहीं लिखना. एलईटी जेईएम, लश्कर-ए-तोयबा जैश-ए-मोहम्मद. Taliban has deep ties with the LET and JEM. India can leverage its relation with Taliban. Leverage its relation with Taliban to end militancy in J&K. To end militancy in J&K. India can also use Taliban's cooperation to control terrorism in the region. To control terrorism in the region. India can also utilize relation with Taliban to cooperate with Taliban
to control terrorism in the region. ये मेन है, बाकी तो सारे वही कॉमन पॉइंट्स आप लिख सकते हो. म्यूचुअल बेनिफिशियल होना चाहिए, दे कैन यूज फॉर कनेक्टिविटी, जो पहले लिखे थे वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. हमारा इनके साथ तापी गैस पाइपलाइन का भी तो कुछ वो था. वो तुर्कमेनिस्तान से आ रहा था. तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया. वो अफगानिस्तान तक बना था, बन चुका है अफगानिस्तान तक. फिर अफगानिस्तान के बाद 2005 में पाकिस्तान वालों ने शुरू किया, फिर बंद कर दिया, फिर शुरू किया. अब तो खैर कोई रिलेशन ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो ये पूरा फिर डोलरम में है. ये उसको हो गए 20-22 साल हो गए तापी वाले को, नहीं चलेगा खैर वो सब. तो फिर एक एक लाइन में बाकी के बस वही कॉमन पॉइंट्स. म्यूचुअल बेनिफिशियल टू इंश्योर कनेक्टिविटी, to ensure connectivity, strengthening people to people ties. इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पश्तून ओरिजिन के हैं. to increase people to people ties. Ensuring a coherent political and diplomatic South Asian region. बाकी जो पहले लिखा था वो सारे आप इसमें लिख सकते हैं, वही कॉमन सारे फीडर पॉइंट्स हैं. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट अफगानिस्तान. नेपाल बोलने ही वाला था. अगला है हमारा भाई नेपाल. ये चल जाएगा. राइट, सो तीसरा हमारा नेबरिंग स्टेट है. ठीक हो, तीसरा हमारा नेबरिंग स्टेट है नेपाल. सी हुआ क्या रहा है पिछले कुछ सालों में, पहले तो इंडिया जब से स्टार्टिंग से इंडिया वाज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन इट्स नेबरहुड. कुछ हो ना हो हमारे नेबरहुड के साथ हमारी रिलेशन शुड बी वेरी गुड. बट अभी हमने देखा पाकिस्तान के साथ तो इट्स कंप्लीटली ऑन द ब्रिंक ऑफ एंडिंग. अफगानिस्तान इज कंप्लीटली इन टर्मोइल. दिस थिंग, म्यांमार इज इन स्टेबिलिटी. बांग्लादेश के साथ वी हैव एक्सेलेंट रिलेशनशिप, बट अभी उनकी ये शेख हसीना गवर्नमेंट हैज बीन फॉल्ड एंड वो शेख हसीना वहाँ से निकल गई. एंड नाउ द इंटीरियम गवर्नमेंट ओवर देयर इज ओपनली अगेंस्ट इंडिया. एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस गवर्नमेंट विल ओनली बी कमिंग इनटू पावर. मोस्ट प्रोबेबली वही आएंगे शायद. एंड दे आर वेरी वेरी वोकली अगेंस्ट इंडिया. श्रीलंका के साथ दे हैव डीपर टाइज विद चाइना, और मालदीव्स के साथ ऑल्सो. द यमन, जब तक अब्दुल्ला यमन की सरकार थी तो ठीक था, उसके बाद से दे आर ऑल्सो वेरी वेरी अगेंस्ट ऑफ इंडिया. तो नाउ बहुत एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है एमईए में कि यार हमारा तो नेबरहुड में हमारा कोई नहीं रहा. नेपाल था, नेपाल के साथ नाउ वी हैव अ बाउंड्री इशू, नाउ वी हैव टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, नाउ नेपाल इज मूविंग इनटू क्लोजर रिलेशंस विद चाइना. और नेपाल के साथ भी जो है वी हैव दिस एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज देयर इन नेपाल. बस एक भूटान बचा है हमारा, और भूटान भी नाउ इज नाउ फोकसिंग अपॉन इंक्रीजिंग इट्स कनेक्टिविटी विद चाइना. अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में, बट अगर भूटान भी चाइना के साथ कनेक्टिविटी करेगा फिर तो हम ही चले जाएंगे. तो नाउ आ कंप्लीट नेबरहुड इज इन टर्मोइल, और हमारा किसी के साथ भी अभी रिलेशन ठीक नहीं चल रहा. सो दैट्स अ वेरी वेरी मतलब एक सीरियस कंसर्निंग इशू है इंडिया के लिए. बाकी तो सारी फॉरेन पॉलिसी बेकार की बात है. एक पड़ोसी जो साथ देश है उन्हीं के साथ अगर नहीं बना सकते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फिर. और हमने सबसे पहले लिखा था व्हाई आवर नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारा तो एक ऐसे कंटिन्यूअस बाउंड्री है, हमारे एक रीजनल कोऑपरेशन भी है, हमारा पीपल टू पीपल भी है, वही सेम कल्चरल यूनिट है. अगर रिलेशनशिप नहीं ठीक होगा तो फिर इंडिया ग्रोथ एक आइसोलेशन में होने इट्स इम्पॉसिबल. कि बाकी सब ऐसे भूखमरी में है, एक अचानक बीच में एक दिया जल रहा है, वो नहीं होगा कभी. और ये एक दैट्स अ कंसर्निंग इशू. तो
तो एक लार्जर क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है कि इज इंडियाज कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड टू आवर नेबरहुड इज फेलिंग, टू एन एक्सटेंड यस। और वो भी एक एक देश के हम सारे देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। नेपाल हमारा छोटे भाई जैसा है, बिल्कुल इट्स एक्सट्रीमली सिमिलर टू इंडिया। पीपल टू पीपल टाइज क्या एक ही है, यही पांडे शुक्ला इधर भी है, पांडे शुक्ला उधर भी है, कंप्लीट हिंदू मेजोरिटी है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी एंड इस्लाम माइनॉरिटी इज देयर, सेम डायनामिक्स इज ओवर देयर। जैसे हिंदू इसमें इंडिया में है वैसे पूरा हमारा नेपाल में भी है। और वी हैव एक एक्सेप्शनल रिलेशन रखी हमने नेपाल के साथ। देयर इज एन ओपन बॉर्डर, इंडिया नेपाल में सरहद नहीं है। आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए, अगर आपको नेपाल में जाना आप जा सकते हो। गया है कोई? मैं भी गया हूँ। एक जैसे यार सब वैसे ही लगता है। भूटान में भी वी हैव एन ओपन बॉर्डर, बट भूटान में फिर भी थोड़ी बहुत चीजें, नेपाल के साथ तो टू एन एक्सटेंड। मैं गया था 2019 में, डीमोनेटाइजेशन के जस्ट बाद गया तो वो नोट नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वरना तो वो नोट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। 250-60 किलोमीटर दे आर एक्सेप्टिंग इंडियन करेंसी, मतलब वो बराबर ही समझते हैं, एक नेपाली रुपए एक इंडियन रुपए को बराबर ही समझते हैं। सो इस लेवल तक वी हैव एंगेजमेंट विद देम एंड देयर नेपाली सिटीजन्स आर गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन लाइक सिटीजनशिप तो नहीं मिलती बट नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है। दे कैन वर्क हेयर, दे कैन सेटल हेयर, दे कैन, वो सब कुछ कर सकते हैं, बस वोट नहीं डाल सकते। इस लेवल तक वी हैव एंगेजमेंट विद नेपाल। ये कुछ एक्सेप्शनली है, हमने अलग कर। सिविल सर्विस एग्जाम हाँ, आपने पढ़ा होगा, आपके उसमें नोटिफिकेशन में लिखा होता है Bhutanese, Nepalese and Tibet refugees before 1960 they can also appear for public services. So in my previous coaching there was a girl from Nepal. That's why. वो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन स्टडी इन आर IIT IIMs ऑल्सो। वो उनको बिल्कुल नेशनल ट्रीटमेंट मिला है, बस वो वोट नहीं डाल सकते बाकी सब कर सकते हैं वो यहाँ। और बट इसमें सिविल सर्विसेज में जो IAS, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस जो है, पुलिस सर्विस है, दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन दैट इज बोर्न इन इंडिया। बाकी सब बाहर के तो क्या, नेपाली बाहर ही तो है। नेपाल भूटान वाले भी दे कैन अप्लाई फॉर एनी पब्लिक सर्विस जॉब ऑल्सो, मतलब आर्टिकल 15 भी मिलेगा उनको, आर्टिकल 16 भी मिलेगा उनको। सो ये नेपाल है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल को बॉर्डर करते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। वेस्ट बंगाल का है। वेरी गुड, सामने तो है, मैं देख के बता दो। ये रहा। कहाँ तक सिक्किम है? ये ऐसे सिक्किम है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल लगता है। दार्जिलिंग टाइप है। हाँ, ये चिकन नेक ये वाला है। कहाँ गया चिकन नेक? चिकन नेक आगे है इसके, राइट। सो कितने स्टेट हो गए? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, 5 स्टेट है। झारखंड की इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और नेपाल में थोड़ी सी अगर वो देखें तो ये वाला जो रीजन है इसको तराई रीजन बोलते हैं। तराई आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वो फुटिल्स हैं, मतलब पहले रिवर यूथफुल स्टेज में ऊपर होती है, फिर जब वो एकदम जैसे पहाड़ों को क्रॉस करती है तो जो पहला चीज आती है वो फुटिल्स होते हैं। फुटिल्स मतलब थोड़ा सा एलिवेशन इज देयर बट पहाड़ नहीं है वो, उसमें भी नदी तेज फ्लो करती है, उसमें भी इरोजन कैपेसिटी इज देयर, डिपोजिशन थोड़ा सा होता है बट उतना नहीं होता, बट सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, तो वो फुटिल्स होते हैं। जनरली फुटिल्स में बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, बट अब ये तो जो है इट्स वेरी वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, तो कुछ पहाड़ नहीं मिलेगा, वो जंगल वंगल नहीं मिलेंगे आपको, और जनरली मार्शी होता है। तो ये पूरा तराई रीजन है नीचे का, और हिमालय इधर है, ये हिमालयज हैं। सो लकीली इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स में वी हैव प्लेन एरियाज और दूसरी साइड पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पे कहीं है, इज ऑन एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड नेपाल, बिल्कुल उस साइड पड़ता है। तो चाइना और नेपाल के बीच में जो पूरा हिमालय है, फिर उसके पीछे तिब्बत प्लेट्यू है, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। बनाओ कैसे रोड बनाओगे पहले दे हैव टू क्रॉस हिमालय एंड देन दे हैव टू क्रॉस द कबलीन तिब्बत प्लेट्यू आल्सो। हमारे लिए इट्स वेरी इजी बिकॉज हमारे यहाँ तो पूरा प्लेन एरिया इज देयर, और वो भी कंप्लीटली उसमें आप रिवर्स भी हैं, तो आप नेशनल वाटरवेज भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद और क्या है, यहाँ पे जो हमारा डिस्प्यूट था वो यहाँ पर है, और एक बहुत छोटा सा डिस्प्यूट है जो लोग बोलते नहीं है, एक यहाँ पर है। दूसरे पेन से दिखा दे इसको। ये वाला तो बहुत फेमस है, क्या नाम है इसका? नाम तो बता दो यार काला पानी एरिया जो था, नीचे वाला काला पानी। कहाँ पे? ये वाला, इसको लिपू लेक भी बोलते हैं, लिम्पू दरिया।
ये तीनों सेम ही है। सो ये एक ओए हो गया, ये एक रीजन है दैट इज बिटवीन चाइना, नेपाल और इंडिया। ये एक ट्राई जंक्शन पे पड़ता है बिल्कुल। ये इनिशियली स्टार्टिंग से ये डिस्प्यूटेड है, आज ही नहीं डिस्प्यूटेड हुआ। बस उन्होंने कर क्या दिया, 2023 या 22 में किया था, ये केपी शर्मा ओली ने किया शायद। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दिस एरिया को उन्होंने एक्सप्लिसिटली नेपाल का पार्ट दिखा दिया। तो उससे दिक्कत हो गई हमको। दिस इज डिस्प्यूटेड फ्रॉम जब से हुआ है। ट्रीटी ऑफ सुगौली इज देयर फ्रॉम 1816, तब से डिस्प्यूटेड है ये। क्या कह रहे हो? मतलब ब्रिटिश इंडिया और हाँ, 1816 में ट्रीटी साइन हुई थी। डिस्प्यूटेड पहले से था, दिक्कत तब आ गई जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दिखा दिया कि दिस रीजन इज इनसाइड नेपाल टेरिटरी। उसके बाद फिर हमको काफी इशू हो गया। और दूसरा ये है, ये बिहार में है, इसका बोलते हैं सुस्ता। इस पे गंडक नदी दे, एकदम यूपी और बिहार के बॉर्डर में है। जस्ट यहाँ पे यूपी खत्म होता है, गोरखपुर से थोड़ा सा दूर है। सुस्ता पे अभी उतना वो नहीं है बिकॉज उसको अभी तक उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नेपाल का बॉर्डर वो नहीं, उसकी दिक्कत ये है ना कि ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है और ये जो है पास है, मतलब ये बिल्कुल पहाड़ों पे है। यहीं बहुत बहुत क्लोज, ये कौन सा पास है, मना और लिपू दोनों पास यहीं पर है। अब पासिस के पास कोई भी एरिया होगा तो फिर वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो जो हैं बॉर्डर नहीं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे, दे आर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। लिपू लेक के है ये। अब आप लोग बताएंगे आपकी ज्योग्राफी कितनी स्ट्रांग है। इंडिया और नेपाल के बिल्कुल इस साइड में वी हैव अ रिवर, ये जो ये बॉर्डर बनाती है उसका नाम है, यहीं पे काली रिवर। काली महाकाली एक ही है। फिर काली रिवर जब इंडिया में आती है तो उसका दूसरा नाम होता है, जिम कॉर्बेट के एकदम बगल से निकलती है, यहाँ पे रामनगर है। नहीं नहीं, रामगंगा अलग है। क्या नाम है फिर उसका जो इंडिया में आती है? सुना तो होगा ना, काली महाकाली रिवर। दैट्स अ वेरी वेरी फेमस रिवर। महाकाली रिवर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम। वो इंडिया में आती है, उसका नाम, ये महाकाली नेपाल में बोलते हैं उसको। व्हेन इट कम्स इनटू इंडिया तो उसको बोलते हैं शारदा। वही पानी है, नाम बदल देते हैं, देश बदल गया तो। देन शारदा रिवर जो है करनाली रिवर के साथ मिलती है। करनाली भी सुनोगे, इट्स अ वेरी वेरी फेमस रिवर इन यूपी तराई रीजन में। तो ये देन इट मीट्स विद करनाली रिवर, देन इट बिकम्स वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। सब नेपाल से, सब कुछ नेपाल हिमालय से आता है। नहीं, हाँ तो बताइए कौन सा है एक मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो यहाँ से इस साइड से आ रही है? नहीं नहीं, घाघरा कौन कह रहा था? हाँ गुड, सारे बोल दिया आपने। घाघरा यमुना से बड़ी है। तो दिक्कत क्या हुई, काली महाकाली रिवर जो है इसने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया, फिर एक ट्रिब्यूटरी आ गई उसकी, फिर पानी वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है बिकॉज हिमालय वो कर रहे हैं, तो रिवर को शिफ्ट हो गए। तो तब से फिर ये डिस्प्यूटेड एरिया हो गया कि इसको कहाँ पे ले, इंडिया में ले कि नेपाल में ले। ये इसको करीब 100 साल हो गए इसके डिस्प्यूट को। बट दिक्कत तब आई जब उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बोल दिया कि हमारा है पार्ट है। एंड इसमें द इशू इज कि यहाँ से मना और नीति पास दोनों बहुत पास पड़ते हैं और ये पहाड़ों पे है। एंड थर्ड यहाँ पे चाइना है, चाइना के साथ भी ट्राई जंक्शन पे है ये। वो तो फिर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया, फिर नहीं छोड़ते हम उसको। यहाँ पे इंडियन ट्रूप्स आर डिप्लॉयड, इंडियन ट्रूप्स हैं यहाँ पे लीपुर काला पानी पे। ट्रीटी ऑफ सुगौली इसका नाम था।
और ये दूसरा, ये उतना मेजर नहीं है, बिहार में है ये, गंडक नदी पे सुस्ता डिस्प्यूट। और तो कुछ खास नहीं है इसमें जानने के लिए। ये माउंटेन्स हैं, ग्रेट हिमालयस, और दिस इज तराई रीजन, और दिस इज तिब्बत प्लेट्यू। नेपाल बॉर्डर्स पे तो आईटीबीपी होती है ना सर? वो होती है नेपाल बॉर्डर पे, एसएसबी होती है। यूपी बिहार दोनों में एसएसबी है। ये उत्तराखंड के पास हो गया आईटीबीपी, वो क्योंकि वहाँ चाइना बॉर्डर लगती है। हाँ लद्दाख पे तो है, नेपाल बॉर्डर की बात करें ना हम। यूपी में तो मेरे को पता है, ये पूरे में आईटीबीपी है ना, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में। हाँ यहाँ पे कौन सी यहाँ इंडियन आर्मी है भाई। हाँ इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है वहाँ पे। राइट, लिखे नहीं इसमें। नेपाल सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करते हैं। अब तो आप लोग बता देंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया। कल्चरल कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कहाँ से? नेपाल क्या कनेक्ट करेगा? हाँ रिसोर्सेज कौन से? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, और क्या है? इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक वो बोल दिया स्ट्रेटेजिक, वो सब। और कुछ? अरे वो तो बोलो कि नेपाल के साथ हम रिलेशन बनाएंगे, देन ओनली वी कैन इंश्योर कि हम साउथ एशिया में एक लीडर हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं इनके साथ वी शुड हैव वेरी वेरी डीप कोऑपरेशन। वरना तो हम अपने रीजनल लीडरशिप का कैसे वो करेंगे कि हम एक रीजनल लीडर की तरह वो हैं, अगर हमारा अपने पड़ोसियों के साथ ही अच्छे रिलेशन नहीं है। सबसे पहले तो वो एक अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि एवरीवन इज एक्सेप्टिंग कि दिस साउथ एशिया इज, इंडिया इज अनडिस्प्यूटेड यहाँ पे लीडर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये वो एवरीथिंग इज इंडिया। वो नहीं हो रहा आजकल। बाकी फिर जो आपने बोला सारा बोल सकते हैं। कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करता नेपाल कहीं से, उसके उधर पहाड़ है ना, उसके दूसरी साइड इज हिमालयाज। हम नेपाल को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो सब लिख लेते हैं। और यहाँ तक तो मतलब इसको जैसे आप लोग कहते हैं स्ट्रैटेजिक है, वो चाइना के अगेंस्ट बफर है, इसको एक्सप्लिसिटली इट्स नॉट अ वेरी प्राउड थिंग, बट 1950 में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हमारा रिपब्लिक होने के बाद, पंडित नेहरू ऑन दिस थिंग उन्होंने अपने पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विल बी अबव सोवरेनिटी ऑफ नेपाल vis-a-vis चाइना। मतलब एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि हम नेपाल को एक बफर टेरिटरी की तरह देखते हैं। अगर चाइना कल को घुसेगा तो हम नेपाल की सिक्योरिटी नहीं देखेंगे, विल बी इंश्योरिंग कि हमारे पास एक बफर एरिया है, हम वहीं पे जाके लड़ लेंगे उससे, नेपाल से। तो एक्सप्लिसिटली हमने एक्सेप्ट कर रखा है कि दैट्स अ बफर स्टेट फॉर अस। एक तरह से वो हमको एक पॉलिटिकल स्पेस दे रहा है अगेंस्ट vis-a-vis चाइना। टूरिज्म का कोई सिग्निफिकेंस उसमें? इसका कुछ पीपल टू पीपल है टूरिज्म, तो मतलब लोगों को शादी करके रखते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं दोनों तरफ। हाँ, सो राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एंड बफर स्टेट। Strategic and buffer state. Nepal acts as a buffer state against any possible aggression from China. Nepal acts as a buffer state against any possible aggression from China.
Hence, India need an amicable relation with Nepal. Amicable relation with Nepal. Amicable relation with Nepal to check expansionist tendencies of China. Expansionist tendencies of China. And that's a fact. मतलब लोगों को बहुत अजीब लगता होगा, but that's a fact of the matter. He has मतलब such an इतनी strong desire is there in China कि हर तरफ उसको expand करना है. उसकी इतनी बड़ी टेरिटरी है फिर भी उसका मन नहीं भर रहा है. They have a state policy of China कि धीरे 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 they will be expanding and they will be increasing their political influence. भगवान जाने क्या चाहिए उनको. So कोई उस दिन कह रहा था ना ये palm and 5 digit. वही 5 digit 5 fingers policy. So that's an explicitly state policy of China. ये साउथ एशिया के लिए. Palm is Tibet they have captured, और 5 जो digits हैं they are लद्दाख, नेपाल, भूटान, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. ऐसी तो मंशाएं हैं उसकी. तो साउथ एशिया में ही वांट टू हैव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. यहाँ इन्फ्लुएंस क्या, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर यहाँ तक. अभी आपने पढ़ा होगा कि उसने लद्दाख के कुछ एरिया में इनसाइड इंडियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख उसने कुछ नए काउंटीज बना रहे हैं. वो करता रहता है. अरुणाचल में तो गांव के नाम बदलना, ये करना, फिर वो बोलता है एमएलए आएगा तो वीज़ा लेकर आए क्योंकि ये चाइनीज टेरिटरी है. वो उसका प्रॉपर टैक्टिक्स है ये सब करना. सिक्किम में लकीली भी उसने स्टार्ट नहीं किया. नेपाल भूटान में ही हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग. लगता रहता है कि हमारे लोग हैं। तुम इंडियन पासपोर्ट से क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे उसमें बहुत रेयर है सिक्किम में इस तरह, बट होता है थोड़ा बहुत वहाँ होता है. अरुणाचल में करते हैं वो. अरुणाचल में दे आर डूइंग दिस थिंग. एंड भूटान में इनसाइड भूटान ऑलमोस्ट देयर इज 50-60 किलोमीटर इनसाइड भूटान देयर इज अ नेशनल पार्क. उसका मैं नाम भूल गया. 3 साल पहले उसने बोला है नेशनल पार्क चाइनीज टेरिटरी के अंदर आता है. नहीं, प्रॉपर नेशनल पार्क है वो भूटान के अंदर. तो फिर उसने बोला दिस इज ऑल्सो अंडर चाइनीज टेरिटरी. अरे ये सब लिख लो, पाम एंड 5 डिजिट. सो उसकी कुछ अलग ही मंशा है फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कर ही रहा है वो. लद्दाख ले लिया उसने इतना सारा, तिब्बत पूरा कैप्चर कर लिया उसने. डाइवन नहीं नहीं नहीं, ये उसकी है, साउथ एशिया के लिए है. उसकी सब हर जगह है. उसकी मंगोलिया से भी है, साउथ सेंट्रल एशिया से भी है, उसकी पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी है. सभी में कैप्चर करना है उसको. शायद 12-13 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी. 13 शायद उसके बॉर्डर्स हैं चाइना के, सभी के साथ डिस्प्यूट है उसके. चीन तो पता नहीं, पूरा एशिया ही लेना है उसको. रशिया के साथ डिस्प्यूट है. हाँ, रशिया के साथ डिस्प्यूट है, बहुत तगड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका रशिया के साथ. तो अब तो मजबूरी हो गई ना कि दोनों का कॉमन दुश्मन यूएस है, तो इसलिए साथ में है. वरना रशिया और चाइना के कोई इंटरेस्ट नहीं मैच करते. हाँ, पूरा रीजन क्लेम करता है वो. देन सेकेंड पॉइंट इसमें इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस. Economic and strategic consideration. Nepal plays a significant role. Nepal plays a significant role in India's regional security. In India's regional security. Regional security के ब्रैकेट में लिख लेना, have long borders in UP and Bihar. Long borders in UP and Bihar.
इंटरनेशनल बॉर्डर में सिक्योरिटी एलिमेंट आ ही जाता है। जब इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे उसमें हम देखेंगे तो ऐसे कोई आतंकवादी या फिर माओइस्ट तो नहीं आ रहे वहाँ से, बट एक उसमें इलीगल ट्रेडिंग होती है, इलीगल जैसे ये बुलियंस की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड की ट्रेडिंग, फेक करेंसी तो हर इंटरनेशनल बॉर्डर में होती है, वहाँ से वो रुपए छाप के यहाँ पे भेजेंगे। हब ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। नेपाल हब ऑफ स्पाइस, मतलब स्पाइस, हाँ स्पाइस एजेंट्स जो होते हैं अच्छा, ऐसे। स्पाइस मैं भी स्पाइस सुन रहा था। ओपन बॉर्डर है यार, तो स्पाइस मतलब इतना अगर होता तो वो ओपन बॉर्डर ही ना रखते। स्पाइस वाइस का नहीं है वहाँ पे, ऐसे कोई हथियार ड्रग्स नहीं आ रहे वहाँ से, बट एक बुलियन होता है और एक फेक करेंसी है। और रीजनल सिक्योरिटी के लिए तो हमेशा बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट, चाहे नेपाल के साथ कोऑपरेशन है, अभी हल्का बट स्टार्ट हो गया। वहाँ पे कम्युनिस्ट हैव गॉट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग दिस थिंग, जो उनकी ग्राउंड पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ चुकी है कम्युनिस्ट की, वो डायरेक्टली चाइना से आ रही है। नेपाल जैसे देश में कम्युनिज्म स्ट्रांग हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही है, वो सिर्फ चाइना की वजह से होता है। तो नेपाल में दिस कम्युनिस्ट हैज़ बीन राइजिंग एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग रीजंस टू से कि ये कम्युनिस्ट जो है इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सपोर्ट करते हैं। यूपी में तो अब लकीली हट चुका है, बट यूपी का बॉर्डर है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, सो दे आर प्रोवाइडिंग फंड, दे आर प्रोवाइडिंग देम आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो भी यहाँ नक्सलवादी लोग हैं। माइनर है बट वो सिक्योरिटी चैलेंज स्टार्ट कर दिया नेपाल ने भी, और वो आ चाइना से ही रहा है। कम्युनिस्ट नेपाल में होने का क्या मतलब है? हाँ, तो हम लिख कह रहे थे, कहाँ तक लिया था हमने? नहीं, उससे पहले हाँ, रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द सेंस कि इंडिया से बहुत सारे लोग नेपाल में काम करने जाते हैं, यूपी बिहार के जो बॉर्डर है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल से भी लोग नेपाल में काम करने जाते हैं, तो रेमिटांसेज आता है। नेपाल इज द 7th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटांस फॉर इंडिया, मतलब यहाँ से लोग नेपाल काम करने जाते हैं, फिर वापस इंडिया पैसा भेजते हैं। सो नेपाल भी इज ऑल वेरी लार्ज रेमिटांस सोर्स फॉर इंडिया। नेपाल इंडिया में ही है, ऑलमोस्ट 30% नेपाली इंडिया में है, और लेबर फोर्स का तो आधा नेपाली लेबर फोर्स इंडिया में काम करता है। हमने तो खुला बुला पाइए, काम करिए, आप सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन हो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वो फूड हाँ, पूरा गोरखा रेजिमेंट है यार। हाँ, उसको ब्रैकेट में लिख देना, नेपाल इज द 7th लार्जेस्ट रेमिटांस सोर्स फॉर इंडिया। बहुत लोग हैं नेपाल में नौकरी कर रहे हैं जो। फिर नेक्स्ट इज टू इंश्योर, नेक्स्ट पॉइंट वी आर राइटिंग सिग्निफिकेंस, लीडरशिप ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। Of India in South Asia. Cooperative relation with Nepal is extremely important. Cooperative relation with Nepal is extremely important. To ensure, extremely important to ensure India's leadership in South Asian region. And stability in the region. India's leadership in South Asian region and stability in the region. And the final one is cultural and people to people connect. 4th important reason is cultural and people to people connect. आधा हिंदुज़म यहाँ है, आधा हिंदुज़म वहाँ है, आधे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग वहाँ है, बुद्धिज़्म के 2 एक उधर है, लुम्बिनी वहाँ पे पड़ता है। एंड अक्रॉस द बॉर्डर आप कभी जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व
कि लोगों के अक्रॉस द बॉर्डर दे हैव मैरिटल रिलेशंस, कि किसी की शादी वहाँ हुई, किसी वहाँ की शादी यहाँ हुई, तो मतलब एक होमोजेनस हमारा एक कल्चरल यूनिट है पूरा अक्रॉस तराई रीजन में। सो देन तो रिलेशन बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हमारा बॉर्डर का पूरा एक जो होमोजेनस कल्चर है, तब तो एक रिलेशन होनी चाहिए सामने वाले के साथ। कल को लड़ाई वड़ाई हो गई तो फिर बोलेंगे आधा इधर है आधा उधर है, तो इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसमें छोड़ो, इसमें क्या लिखोगे तो ऑब्वियस है सारा। देन द सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर नेपाल। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर नेपाल, बताइए क्या क्या जरूरत है नेपाल को इंडिया की, कि हम मतलब वी हैव सीइंग अ वेरी एकदम कॉमन से क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि अदर वन इज वेरी वेरी डेस्परेट टू हैव रिलेशन विद अस, तभी हम दादागिरी कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे हम किस तरह की दादागिरी करते हैं उसके साथ। देयर इज अ रीजन व्हाई दे हैव वेरी एंटी इंडिया सेंटिमेंट। स्पेसिफिकली जो तराई के लोग हैं, तराई के लोग एक तो रिश्ता भी रखते हैं इंडिया में, नौकरी भी इंडिया में आके करते हैं, फिर गाली भी इंडिया को ही देते हैं। एंड पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, उनके एलिट्स में भी, उनके जो भी उनके ये एरिस्टोक्रेट तो नहीं बट ये जो नोबल कम्युनिटी वाले होते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट। हमने कुछ किया कि अभी उनके इतने स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, तो वो बिकॉज हमको पता है कि रिलेशन इस तरह के सामने वाला ज़्यादा डेस्परेट है हमारे साथ रिश्ता बनाने में। क्या मजबूरियां हैं नेपाल की? मिलिट्री क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, दैट्स अ लैंडलॉक कंट्री, और उसकी बॉर्डर्स या तो नेपाल चाइना से लग रही है या इंडिया से लग रही है। और हाँ मतलब ऐसे आप 3 साइड से इंडिया से बोल सकते हो, पीछे की साइड पहाड़ है, हिमालयस इज देयर, एंड यहाँ पे जो है वी हैव दिस फुटहिल्स और प्लेन एरिया है। सो नेचुरली एवरी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एवरीथिंग, पूरी जो उसकी इकोनॉमी है, उसके गैस ऑयल सब कुछ जो है, इट इज कमिंग थ्रू इंडिया। तो वो तो फिर हमारे इशारों पे ही है सारा मतलब, और हम कर देते हैं। कभी हमारे हिसाब के चाहिए नहीं चलती तो वी इनफॉर्मली वी ब्लॉक दिस पूरी बॉर्डर, फिर वहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगा। वी हैव डन 10 महीने 11 महीने तक हमने इनफॉर्मल ब्लॉकेट कर दिया, तो पूरा नेपाल बॉर्डर बंद करवा दी। इनफॉर्मली किया मतलब ट्रक लगा देते हैं, रोड बंद कर देंगे, हाईवे बंद कर देंगे। अब पेट्रोल ही नहीं जाएगा, क्रूड ऑयल ही नहीं जाएगा, तो उनकी फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनकी करेंसी कोलैप्स करने वाली हो जाती है। देन दे हैव टू अबाइड बाय जो भी हम बोलते हैं, बिकॉज वो लैंडलॉक्ड है, वो बिल्कुल जी हम पे रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज more than 50% ऑफ लेबर फोर्स ऑफ नेपाल इज वर्किंग इन इंडिया। ऑलमोस्ट 6 मिलियन नेपाली इंडिया में काम करते हैं। 6 मिलियन तो 60 लाख, बहुत बहुत ज़्यादा है ये। तो उनका तो घर ही ऐसे चल रहा है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी FDI, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। उनका जो बजट है, उनके बजट का जो लोन है, उनको कोई वर्ल्ड बैंक इतना लोन तो दे नहीं रहा, तो उनका जो बायलैटरल लोन है वो भी इंडिया देता है। तो टोटल जो उनका डेट है उसका भी मोर देन 60% इंडिया का है, मतलब इंडिया को दे वो मोर देन 60% ऑफ द इंटरनेशनल डेट। उनका तो पूरा सब कुछ घुमा फिरा के इंडिया पे ही चल रहा है। नहीं, फिर वो चाइना जाएगा अगर हम ये सब करेंगे तो। वो चाइना जा रहा है इसलिए बिकॉज हम एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये वो, उनका टेलीकम्युनिकेशन, उनका ये ऑप्टिक फाइबर सब कुछ हम चला रहे थे। तो हमने ट्रीटी में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि आपके आर्म्स, आपका टेलीकम्युनिकेशन, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक, आपके स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट विल बी गिवन ओनली टू इंडिया। अगर इंडिया नहीं फुलफिल कर पाएगा, देन आफ्टर एक्सेप्टेंस एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तब आप किसी दूसरे देश के साथ ये सब कर सकते हो। तो ये तो सामने वाले की सोवरेनिटी खत्म हो गई कि हाँ वो बताएगा तो मैं कहीं और जाऊँगा। तो वो इसको वायलेट भी करता है बहुत बार, प्रॉपर ट्रीटी में सब लिखा हुआ है, तो उसको वायलेट भी करता है बहुत बार, एंड दैट्स व्हाई ही इज पुशिंग टुवर्ड्स चाइना। वही एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, वो 1951 में हमने साइन करी, उसमें एक्सप्लिसिटली वी हैव रिटन एवरीथिंग। आर्म्स के लिए तो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, ऑल काइंड ऑफ आर्म्स विल बी मोनोपोली ऑफ इंडिया, किसी भी तरह का आपका आर्म्स ट्रेड। वो ऑब्वियसली उसको वायलेट करता है, ऐसा कोई वो तो है नहीं, सारा इंडिया पे डिपेंड करेगा वो। सो लिखते हैं इसको, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर नेपाल। नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। Nepal is a landlocked country. And India provides only feasible way Nepal is a landlocked country and India provides only feasible way
for Nepal to access sea route, to access the sea route. इसलिए अभी जब हम बाद में पढ़ेंगे बिम्स्टेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, वो जनरली बे ऑफ बंगाल में जो भी कंट्रीज है उनके लिए थी, बट नेपाल और भूटान तो लैंडलॉक्ड हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारा इंपोर्ट बे ऑफ बंगाल से ही हो रहा है. सो दे ऑल्सो हैव वेरी स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट कि बे ऑफ बंगाल में स्टेबिलिटी बनी रहे. उनका कोई ओपनिंग नहीं है बे ऑफ बंगाल में, बट उनका भी सारा ट्रेड बे ऑफ बंगाल से चल रहा है, तो इसलिए उनको भी नेचुरली बे ऑफ बंगाल का पार्ट मान लेते हैं. सो जब बना था बिम्स्टेक उनको तभी ऐड कर लिया था. बोथ नेपाल एंड भूटान आर पार्ट ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सिक्योरिटी इन वो सारा, दोनों लैंडलॉक हैं. सो राइट डाउन सेकेंड वन इसमें, India is the largest source of investment, capital, technology, only source तो नहीं लिखा ना, largest source लिखा ना, largest technology and strategic projects like hydroelectricity, defense trade and telecommunication. Defense trade and telecommunication. Then third point, almost 6 million Nepali people work and live in India. सो यू कैन इमेजिन अगर आधी वर्कफोर्स किसी और देश में काम कर रही है, आपकी इकोनॉमी किसी और देश से चल रही है, सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, जो बोल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा. तो इसलिए फिर हम ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है हमारा. हम अभी डिस्कस करेंगे, इतनी बुरी तरह हम नेगोशिएट करते हैं नेपाल के साथ. व्हेन वी वर साइनिंग द टीटी, अब तो फिर भी ठीक हो गया. अर्लियर इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल वाज सिटिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. हमारा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाते थे वहाँ पे. अदर साइड द प्राइम मिनिस्टर, द किंग जो भी था वो बैठा था नेपाल का, यहाँ से इंडियन एम्बेसडर वाज सिटिंग. मतलब इंडियन एम्बेसडर वाज नेगोशिएटिंग द ट्रीटी विद नेपाल के साथ. सो ये तो पूरी नेपाली प्राइड को ही हर्ट कर रहा है कि सामने वाला इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वो जो इक्विवेलेंट पोजीशन वाला आदमी भी नहीं आ रहा, एम्बेसडर भेज रहा है वो. एंड एम्बेसडर भी जो होते थे देवर इनिशियली नेपाल, ये बिहार या यूपी के उन्हीं तराई रीजन से आते थे. नेचुरली हम जानबूझ के उनको भेजा करते थे. अब यार उनका तो फिर वही कोर इंटरेस्ट होगा कि हम तराई रीजन वालों को ज़्यादा वो सपोर्ट करें. फिर तब से हमारे एक बायस भी है कि हम तराई रीजन वालों के लिए हम इसलिए करते हैं बिकॉज उनके और हमारी एक पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा है, उनके साथ हम ज़्यादा लिंक करते हैं. वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एकदम वही पांडे दुबे वहाँ है, वही पांडे दुबे यहाँ है. सो दैट्स वाई हमारा हमेशा तराई रीजन के लिए ज़्यादा सपोर्ट रहा है. फिर वो नेपाली लोगों को लगता है तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटी में इंटरफेयर कर रहा है कि ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो हमारे देश की है उसके लिए ज़्यादा प्रमोट करता है. You can imagine एक एम्बेसडर जाके किसी उसके साथ साइन कर रहा है तो क्या हो रहा है. एंड दे आर इंटरनल, जैसे वी हैव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस इज देयर और मल्टीपल और ऑर्गेनाइजेशंस हैं. दे वांट अ वेरी गुड रिलेशन विद नेपाल. नेपाल में बहुत सारे लोग हैं. एक तो दिक्कत है 6 कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं वो. पहले देयर वाज अ मोनार्की, देन देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब शायद ये पूरे रिपब्लिक हो चुके हैं. अब तो पूरे रिपब्लिक हैं, मतलब राजा वाजा हटा दिया इन्होंने. बट अभी भी वो एलिट्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज देयर. और एक हिंदू जो रानास हुआ करते थे, रानास का भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप इज देयर. एंड थर्ड इज द प्राइम मिनिस्टर. तो 3 लोग हैं जिनसे नेगोशिएट करना है. एंड ऑब्वियसली ये जो आरएसएस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर वेरी वेरी टिल्टेड टुवर्ड्स रानास और जो हिंदू एलिट्स हैं. हम ज़्यादा डिस्कशन हिंदू एलिट्स, आज भी हिंदू एलिट्स के साथ वी हैव वेरी डीप डिस्कशंस. फिर उनको प्रॉब्लम होती है, तुम यार यहाँ आके किसी आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर से नहीं बात कर रहे, आप किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर इंसान से बात करके उनसे भी नेगोशिएट कर रहे हो, हमसे भी नेगोशिएट कर रहे हो. ये तो वही बात हो गई कि आप किसी दूसरे देश के माइक्रो मैनेज कर रहे हो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस को. वही करते हैं हम. सो उनको फिर तो बनता है सामने वाले का कि वो बिल्कुल. और फिर अगर हम नहीं सुनते, अगर वो नहीं सुनते, उन्होंने तराई रीजन्स के लिए ये अपर हाउसेज में फेडरल स्ट्रक्चर में कम रिप्रेजेंटेशन रखा, उनकी सीटें कम करी, हमने 12 महीने तक ब्लॉकेट लगा दिया.
न्यूज़ आती थी कि ऑलमोस्ट 8-8 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी पेट्रोल पंप के बाहर, क्योंकि पेट्रोल पंप पेट्रोल ही नहीं होता था। अब पेट्रोल ही नहीं है तो इन्फ्लेशन वॉज एक्सट्रीमली हाई। उनकी तो सब्जियां भी इंडिया से आती हैं, सब कुछ ही इंडिया से आ रहा है उनका। सो हमने ब्लॉकेड ही लगा दिया। देन दे वर फोर्स्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उस दिन दे रियलाइज दिस थिंग कि 2015 से 16 तक हुआ था, मतलब 3 बार लगा चुके हैं हम, लास्ट हमने 2015 में लगाया था। सो इनफॉर्मल है, ऐसा कोई बोल नहीं रहे सरकार कि हमने ब्लॉकेड लगाया है, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग। सो 15-16 के बाद दे रियलाइज दिस थिंग कि अगर वी आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन इंडिया तो हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज है, सामने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकता है, इसका इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। देन दे शिफ्टेड वेरी ड्रास्टिकली टुवर्ड्स चाइना कि एक हमको अपना रीजनल बैलेंस करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए एक दूसरा आदमी चाहिए। चाइना के साथ हम रिलेशन बनाएंगे तभी वी कैन काउंटर इंडियाज इतना ज़्यादा बुलिंग नेचर इन विद नेपाल। लकीली भूटान के साथ हमने ये नहीं किया, बट नेपाल के साथ वी आर डूइंग माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत बुरी तरह माइक्रो मैनेज करते हैं। बिकॉज उसकी एक जो है पीपल टू पीपल बहुत स्ट्रांग है, और वो हिंदू कम्युनिटी है, उसमें यहाँ भी हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, ये वो हैं, और वहाँ लोग भी इतने नेगोशिएट करने के लिए, फिर हम सबसे अलग अलग नेगोशिएट कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, तो सामने को सीधा लगता है ये तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में माइक्रो मैनेज करने आ गया है। ये बड़े रीजन है, बिकॉज अभी प्रॉपर एंटी इंडिया सेंटिमेंट है पूरे नेपाल में। तराई रीजन हो, पहाड़ी नेपाली हो, वहाँ के एलिट्स हो, हिंदू एलिट्स हो, वहाँ के पुराने राजा हो, या फिर सरकार हो, सरकार तो प्रॉपर एंटी इंडिया हो चुकी है। दैट्स व्हाई दे आर पुशिंग टुवर्ड्स चाइना। बट भगवान हमारे साथ है, वहाँ पहाड़ है, तो चाइना के साथ वो कुछ कर ही नहीं सकते। चाइना ने फिर भी ट्रांस हिमालयन रेलवे बना दिया, रोडवेज बना दिया, दे आर मेक द हाईवे। उन्होंने पूरा तिब्बत फाड़ दिया, बीच से हिमालय चीर दिया उन्होंने। देन दे आर कनेक्टिंग काठमांडू विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। देन दे आर सेइंग कि हम इसको फिर पूरा साउथ चाइना सी में ओपन कर देंगे, हम आपको वहाँ से सी एक्सेस दे देंगे। बट वही बात है, उसको फिजिबिलिटी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, और करोगे भी तो बहुत लंबा रास्ता है वो, तो आपकी लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा ही आएगी, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा सारा खर्चा वर्चा, तो फिर इवेंचुअली द इन्फ्लेशन विल बी इंक्रीजिंग। तो घूम फिर के आना उसको इंडिया के पास ही है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ये अब्यूज़ करते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया था, मतलब वी हैव फोर्स के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलो आप, छठी बार कॉन्स्टिट्यूशन हमने बदलवा दिया कि तराई रीजन को रिप्रेजेंटेशन बेटर मिले अपर हाउस में। तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट, ये भूटान के साथ नहीं है, इसलिए वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब देता भी नहीं हमको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नाउ दे आर गिविंग इनटू वर्ल्ड बैंक या फिर चाइना को देता है। जब चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है तो चाइनीज प्रेसिडेंट नेपाल भी जाता है हर बार। यहाँ पे तो लास्ट बार कब आया था, 2019 या 18 में आया था ना, जब वो महाबलीपुरम गया था, चेन्नई समिट हुआ था, तो ही वॉज ए फॉर 1 डे, देन ही विजिटेड नेपाल फॉर 4 days, और फिर वहाँ पे उसने ही साइन मल्टीपल डिफेंस ट्रीटीज एंड मल्टीपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वो सबसे सेंसिटिव है हमारे लिए कि नेपाल किसी और से हथियार ले ले, या नेपाल के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं वो कोई और बनाने लग जाए, वो वेरी सेंसिटिव फॉर अस। तो एक्सप्लिसिटली चाइना से दिखा रहा है कि नाउ वी विल हैव रिलेशन विद यू, वी विल हैव रिलेशन विद योर वेरी कोर एलाइज आल्सो इन साउथ एशिया। वो तो अलग लेवल पे दिखाता है चीज़ें, वो ऐसे डिप्लोमेटिकली शो कर रहा है कि आपके साथ हम आपके कोर एलाइज के साथ भी रिलेशन बनाएंगे अब, कि अगर हम आपसे रिलेशन बेटर कर रहे हैं तो। सो राइट डाउन, हम लिख क्या रहे थे? Almost 6 million people. हाँ, 6 million people are working in India. The next is, अब तो खैर ये रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी लिखेंगे, India is an solution for protecting against Chinese expansionism. And Expansionism. हाँ, नेपाल ने 2000 ब्लॉकेट 16 में लगाया था, 18 में ही साइन BRI, तभी तो वो सब बना रहा है वो रोड वोड। भूटान नहीं है, सिर्फ भूटान को रोका है हमने अभी तक। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट चाइनीज एक्सपेंशनिज्म। फिर नेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, डीप पीपल टू पीपल इन कल्चरल टाइज विद इंडिया। पीपल टू पीपल एंड कल्चरल टाइज विद इंडिया, इसको लिख लेते हैं किस तरह के हमारे कल्चरल टाइज हैं। कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये पूरा साउथ एशिया एक हमेशा से एक ये होमोजेनस यूनिटी रहा है, ये ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स ने आके इसमें ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई है, पूरा सेम है।
सेम इज़ विद पाकिस्तान, सेम इज़ बांग्लादेश, सेम इज़ विद नेपाल एंड भूटान ऑल्सो। ये पॉलिटिकली ज़बरदस्ती बनाया गया है और बाउंड्री भी ठीक से नहीं बनाया है कि दो देश हैं तो उनमें लड़ाई भी इसलिए हो रही है क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट इज देयर, और बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे वजह से है भी नहीं। देयर आर हिस्टोरिकल ट्रीटीज, वो दो दो तीन तीन ट्रीटी साइन करते थे। मेजॉरिटी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे सब हो इसलिए रहा है बिकॉज दे वर साइनिंग ट्रीटीज विद डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। आज मैंने वहाँ के नेपाली एलिट्स के साथ साइन कर ली, कल मैंने रानास के साथ साइन कर ली, और तीसरी ट्रीटी मैंने जो है वहाँ के राजा के साथ साइन कर ली। अब नाउ द गवर्नमेंट इज देयर, सो ही इज सेइंग मैं सेकंड ट्रीटी एक्सेप्ट करूंगा, हम बोलेंगे हम तीसरी ट्रीटी एक्सेप्ट करेंगे, एंड तीनों ट्रीटीज की फिर वैलिडेशन नहीं रहती बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैव साइनिंग दिस ट्रीटी। ब्रिटिशर्स से इंडिया के साइड से, नेपाल के साइड से डिफरेंट डिफरेंट लोग वो साइनिंग दिस ट्रीटी, और तीनों ट्रीटी में बाउंड्री अलग अलग है। सेम पाकिस्तान के साथ हो रखा था, सेम वी हैव डन विद दिस म्यांमार के साथ भी। वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू है। तो ब्रिटिश इंडिया में था। हाँ हाँ, उनके साथ भी दुरान लाइन पे सेम इश्यूज देयर। 3 बार दुरान लाइन उन्होंने साइन कर रखी है और अलग अलग लोगों के साथ साइन कर लेता है वो। क्या चीज? हाँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे दुरान लाइन कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो। एंड सेम ये हमने जो आप पढ़ोगे कि चाइना के साथ वी हैव 2-3 बॉर्डर्स हैं, एक मैकमोहन लाइन, एक मैकडोनल्ड लाइन, फिर जॉनसन लाइन अलग से बना रखी है। 2-3 लाइनें कर दी, तीनों अलग अलग लाइनें हैं, वो भी 5-5 साल के गैप में कर देते हैं। आज एक लाइन की 5 साल बाद कुछ और बॉर्डर उन्होंने रिकॉग्नाइज कर ली, तो वो तो हमने इनहेरिट ही कर रखा है वो सब, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्लोजनेस, कल्चरल टाइज, वी हैव एक्सट्रीमली कल्चरल स्ट्रॉन्ग कल्चर बिकॉज बॉर्डर ही ओपन है। बॉर्डर ओपन है फिर तो रिश्ता बनना बनता ही है, और एक ही है, यहीं भी वही सेम हिंदू, वहाँ भी वही सेम हिंदू, यहाँ भी सेम हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर, वहाँ भी सेम बुद्धिस्ट कल्चर, यहाँ भी माइनॉरिटीज में वही कम्युनिटीज, वहाँ भी माइनॉरिटीज में वही कम्युनिटीज। एकदम इसको बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। रोटी मतलब वहाँ के लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और फिर उनके मैरिटल एक्सटेंडेड फैमिलीज भी यहाँ पर है, काम भी यहीं पे करते हैं और रिश्ते भी यहीं पे करवा रखे हैं। ये मोदी जी ने बोला था शायद, या उससे पहले भी बोलते थे, उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया नेपाल जाके। जब ये नया 6th अमेंडमेंट हुआ था तो मोदी जी नेपाल गए थे कि ऐसे मतलब दिखाने गए थे कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर पता नहीं चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, हम चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने कि वो फूलों की ऐसी माला होनी चाहिए कि उसका हर एक फूल हर एक इंसान को पसंद आए। पुरानी माला ऐसी नहीं थी कि उसके सारे फूल सबको पसंद आ रहे थे, हमने माला ही बदल दी तो पता नहीं वो चिढ़ाने के लिए बोला कि कैसे बोला। ही वेंट टू 2016 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें हमने बहुत सारे ये वो सब कुछ स्टार्ट किया था उसमें। हाँ, सो राइट डाउन कल्चर रिलेशन में द फर्स्ट वन, we have extended marital relations across the border because of open border. Because of open border, then India-Nepal relation is said to be like roti beti ka rishta. Is said to be like roti beti ka rishta. Second is India-Nepal borders India-Nepal border forms a contiguous cultural and geographical sub-region geographical, अरे कंफ्यूज हो गया, क्या लिखा था पूरा? Geographical नहीं पूरा क्या लिखा था? इंडिया नेपाल बॉर्डर forms a contiguous cultural and geographical sub-region with homogeneous sub-region with homogeneous art, language, literature,
art, language, and literature, and folk practices. वो मधुबनी पेंटिंग, मैथिली भाषा, वो इधर भी है, वो उधर भी है। हाँ, मधुबनी वहाँ पे भी है, नीचे जो प्लेन एरिया नेपाल का वहाँ पे। पहाड़ी अलग है। क्या हो गया? विक्रम संबंध यूज करते हैं ना। हाँ, वो विक्रम संबंध यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज देयर इज religion connection between the countries. Religious connection. Between the countries. Like similar Buddhist heritage, with similar Buddhist heritage. ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा लुम्बिनी इज इन नेपाल. लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा. It's similar Buddhist heritage and Hindu heritage. Like Pashupatinath to Kashi Vishwanath. Like Pashupatinath to Kashi Vishwanath. Pashupatinath is a very famous Shiv temple over there. इसका भी रिकंस्ट्रक्शन हम ही ने किया है. एंड रामायण सर्किट अयोध्या टू जनकपुरी. बस बना दी अब तो अयोध्या से जनकपुरी की. जनकपुरी का नेपाल में. जनकपुरी इज द बर्थ प्लेस ऑफ सीता. मिथिला के बाहर था शायद वो. मिथिला जो जनपद है उसके बाहर है शायद बाहर है उसके. जनकपुरी इज द दिस थिंग बर्थ प्लेस ऑफ सीता एंड अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम. The next, India and Nepal share same languages like Maithili, Hindi, Nepali, Bhojpuri. Same languages. Like Nepali, Hindi, Bhojpuri and Maithili. Which trace their origin from Pali and Prakrit. Their origin from Pali and Prakrit. मगधी प्राकृत. मगधी प्राकृत. शायद नेपाली शायद उससे आई है. क्योंकि जो तीन इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो ईस्टर्न साइड वाले ओडिया, बंगाली एंड असमीज, इनका प्लेसेस भी वही है मगधी प्राकृत. और बहुत सिमिलर साउंड करते हैं. आसामी भी वैसी साउंड करती है. Then the next one is both the countries share same British imperial history. Both the countries share same British imperial history. नेपाल कॉलोनाइज नहीं हुआ था कभी प्रॉपर्ली, इसलिए इंपीरियल हिस्ट्री लिख रहे हैं. सेम ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री. इसको बड़े डिटेल में लिखेंगे कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मेट्स में वी आर एंगेजिंग विद नेपाल.
पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वो सब किया ही नहीं, क्योंकि कोई इंगेजमेंट ही नहीं है हमारी उनके साथ। बाकी एवरी कंट्री के साथ हम लिखेंगे पॉलिटिकल इंगेजमेंट, एनर्जी इंगेजमेंट, डिफेंस इंगेजमेंट, एनर्जी इंगेजमेंट है सबके बाद हमारे। पाकिस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ करेगा भी तो इंडिया के थ्रू करेगा ना, हम करने नहीं देते फिर। तो बस चाइना और भूटान ही बचा किसके लिए? इंडिया के अलावा किसी के साथ कुछ ट्रेड करना हो। भूटान के साथ सिर्फ इंडिया और चाइना। अच्छा, भूटान के साथ भी करेगा तो हमारे अलाउ करने के बाद ही करेगा ना। सिक्किम आ जाता है ना अगर से। डायरेक्ट बॉर्डर थोड़ी है नेपाल और भूटान की। और बाकी सबका फिर हम पूरा डिटेल में लिखेंगे, पॉलिटिकल एंगेजमेंट क्या है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट क्या है। बाकी पिछले दो के साथ तो लायक ही नहीं थे वो, इनके साथ कोई एंगेजमेंट रखे हम। सो राइट डाउन, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंगेजमेंट। एंड यू आर एक्सपेक्टेड कि अगर कोई टाई क्वेश्चन आया किसी के साथ टाइज का, तो आपको इसी तरह बाइफरकेट करना है किस तरह की हमारी एंगेजमेंट्स हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनर्जी, डिफेंस, ये वो एवरीथिंग। पॉलिटिकल एंगेजमेंट वही कि हमारा एक सबसे पहले तो वी हैव कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन। सार्क के हम दोनों मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक के हम दोनों मेंबर्स हैं, और दोनों का वी हैव वेरी कोर इंटरेस्ट कि हमारा साउथ एशिया शुड बी स्टेबलाइज। एंड उसके बाद वी हैव दिस ओपन बॉर्डर। ये तो एक्सेप्शनल चीज़ हो गई कि बॉर्डर ही नहीं बना रखी हमने दो देशों में। एंड वी हैव दिस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1951 की। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इट्स टाइप। इससे पहले से किसी ने नहीं बनाई थी। उसमें हमने बोला कि वी विल इंश्योर कि योर पीपल विल गिव इक्वलेंट सिटीजनशिप स्टेटस इन इंडिया। नेशनल ट्रीटमेंट हम देंगे, एंड यू शुड ऑल्सो इंश्योर कि इंडियन पीपल शुड गेट योर नेशनल ट्रीटमेंट। फिर हमने वापस ले लिया था कि हम क्या करेंगे नेपाली ट्रीटमेंट लेके। तो नेपाली पीपल आर गेटिंग नेशनल ट्रीटमेंट इन इंडिया। कोई ओपन बॉर्डर्स हैं, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दे विल बी गेटिंग राइट्स ऑफ इवन आर्टिकल 15 एंड 16। और बस उसमें इशू हुई है, इसी में ट्रीटी में सब लिखा हुआ है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में, कि सबसे बड़ा इशू तो ये है कि एम्बेसडर ने साइन करी। एम्बेसडर ऑफ इंडिया वाज द नेगोशिएटिंग पार्टी फ्रॉम इंडियन साइड। वहाँ से द किंग वाज देयर। डेमोक्रेसी तो अभी आई है उनके यहाँ, पहले वो किंग हुआ करते थे। एंड द सेकेंड, उसमें हमने बोला कि इफ देर इज एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट दैट एनी ऑफ दिस member party will be facing, मतलब India or Nepal will be facing, so they have to have complete briefing of this to the other side. अगर Nepal will have any kind of security threat from China, so the first thing they will be doing, they will be telling the complete details to India. फिर वो ये sovereignty को challenge है. And second thing they are saying कि explicit monopoly will be given to India for strategic investments, for trade, for energy and for defense cooperation. If India will not be able to fulfill your demands of the economy, then after acceptance from Indian government, you can have your engagement, strategic engagement with some other country. Explicitly लिख दिया। तो ये भी फिर एक sovereignty को challenge है। And this treaty has been violated multiple times. कोई नेपाल चाइना के साथ करने के लिए इंडिया से परमिशन नहीं लेता कभी। तो ये treaty बहुत बार वायलेट हुई है। राइट, सो लिखते हैं इसको पॉलिटिकल। फर्स्ट इसमें वो है political engagement. Both the countries are member of SAARC and BIMSTEC. Both the countries are member of SAARC and BIMSTEC. Shares open border. Under Treaty of Peace and Friendship. Treaty of Peace and Friendship of 1951. यहीं पे लिख लेते हैं ट्रीटी के बारे में भी, बॉक्स में कहीं लिख लीजिए। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1951। इसको बॉक्स में लिख लीजिए, इसके बारे में क्या क्या है। बाकियों के साथ भी होता है क्या, लिखते लिखते कलर बदलते रहते हैं इसके। So this Treaty of Peace of Friendship, this is the base for very core relation of India and Nepal.
On the other side, contrary side, this is the thing by which there is a friction between India and Nepal relation. वही जो हमने डिस्कस किया, ओपन बॉर्डर है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, नेशनल ट्रीटमेंट है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, लड़ाई भी हो रही है तो इसी की वजह से हो रही है। एंड वो इसको इंडियन साइड इज ऑल्सो नाउ पुशिंग कि इसको रीनेगोशिएट किया जाए। अभी किसी ने बोला नहीं, बट वी आर ओपन टू रीनेगोशिएट दिस थिंग, बिकॉज अब हमको चाहिए कि नेपाल के साथ हमारे रिलेशन बेटर हो। पूरे पड़ोसी के साथ खराब हो चुके हैं हमारे, और नेपाल तो फिर सीधा चाइना चला जाएगा। वो तो हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट में है कि चाइनीज प्रेजेंस ना हो यहाँ पे। तो देर इज टॉक, देर इज थोड़ा बहुत र्यूमर स्टार्ट हो गया कि वील बी रीनेगोशिएटिंग विद दिस टीटी। वो हटा देंगे कि आपको अगर किसी दूसरे देश से लेना है तो इंडिया से परमिशन लो, ये मोनोपली होगी, वो मोनोपली होगी, वो सब हटा देंगे। और नई टीटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल साइन करेगा। ये राजा के साथ साइन कर रखी थी, राजा अलॉन्ग विद रानास के साथ, बिकॉज राणा हिंदू है, हमारे अच्छे रिलेशन थे उनके साथ, और इंडियन साइड से एम्बेसडर वाज देयर। सो राइट डाउन, दिस वाज साइंड बाय इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल with Rana elites of Nepal. ऐसे ही बोलते हैं उनको, राणा elites. With Rana elites of Nepal. This treaty provides for open borders, this treaty provides for open borders and reciprocal national treatment to each other citizens. And reciprocal national treatment. To each other citizens. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? दे आर एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजंस। एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजंस। 15, 19, सिटीजंस के लिए तो सब सारे ही हैं। एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजन, जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, जो एलियंस को नहीं मिलेगा। 14 तो राइट टू इक्वालिटी है यार, 25 रिलीजन है, 21 राइट टू लाइफ है। हाँ क्या बोला? 15, 19, 29, 30 एक और है 16 नहीं 16, अच्छा 16 बोला क्या? हाँ हाँ सॉरी, 15, 16, 19, 29, 30 राइट टू लाइफ सबको मिलेगा। राइट टू रिलीजन, ये वो राइट टू इक्वालिटी तो सबको मिलेगा, मार थोड़ी देंगे किसी को भी। 19 मतलब वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फॉरेनर आके यहाँ गाड़ी नहीं दे सकता, उसको नहीं मिले राइट टू स्पीच। जो आरटीआई अप्लाई करते हैं, आरटीआई कैन ओनली बी अप्लाइड बाय इंडियन सिटीजंस। विदेशी हाँ बोल तो सकता है, बोलते तो सारे ही हैं कौन रोक रहा है? वो वहाँ के एनजीओ गाली दे रहे, रोका किसी ने? वो एमनेस्टी इंडिया, इंडिया में बैठ के क्या क्या बोलते हैं एमनेस्टी इंडिया वाले, ये ग्रीन पीस वाले, कौन रोक रहा है उनको? और 16 इज एम्प्लॉयमेंट, 15 इज एजुकेशन, ये सिर्फ इंडियन पीपल को मिलता है। और राइट टू वोट तो है नहीं फंडामेंटल राइट, वो भी ऐसे कौन सा है 326 है ना वो शायद, फ्रेंचाइज जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 29, 30 वो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स है, वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। नेपाली को सारे मिले हुए हैं, नेपाली पीपल हैव गिवन एवरीथिंग। नेपालीज के तो लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ अरे वो इंडिया वाले बोलते हैं यार, हमने बोला ना वी शेयर सेम लैंग्वेज, इंडिया में बोलते हैं। तो लैंग्वेज वाला पॉइंट को लिख सकते हैं क्या? 8th शेड्यूल में हमने नेपाली डाली ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ लिखना तो लिख लो, बिल्कुल लिख सकते हैं। उनको एजुकेशन भी मिलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, दे हैव दिस आरटीआई का भी है, दे हैव एवरीथिंग। पांचों के पांचों फंडामेंटल राइट जो एक्सक्लूसिव उसके लिए थे वो दे आर गिवन टू दैट। बस दे कैन नॉट वोट, बाकी सब कर सकते हैं। वो एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बहुत वो होता है इंडिया में, वो सिर्फ इंडियन ले सकता है। एनआरआईज पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेते हैं बट कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे। ओसीआई नहीं ले सकते एग्रीकल्चर लैंड, जमीन खरीद सकते हैं, खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। नेपाली कैन बाय, नेपाली बस वोट नहीं डाल सकते, वरना मैं और नेपाली बराबर है। नेपाल इज अ पार्ट ऑफ भारत। ब्रैकेट में नेपाल। हाँ अरे ये लिख लो क्यों, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। नहीं वो मत लिखो वो तो बोलने के लिए था। ये बोल दिया ना, नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब सब कुछ मिल रहा है उनको।
बाकी फंडामेंटल राइट्स आर फॉर एवरीवन। गुड, तुमने 4 बताए थे ना, तुम भी पढ़ो यार, तुम्हें भी देना है सन। सर लास्ट वीक क्या बोलते हैं लास्ट 8 पीसेस का प्री का प्रैक्टिस किया था और ये क्वेश्चन मैंने सही किया था। एक हफ्ते में भूल गए। वही क्या क्या लिखा था हमने? नेशनल ट्रीटमेंट ऑन ओपन बॉर्डर्स ना। देन इश्यूज विद द ट्रीटी। बॉक्स के बाहर गया। इश्यूज विद द ट्रीटी, सबसे पहले तो वही एम्बेसडर साइन कर रहा है, दैट्स अगेंस्ट नेपाली प्राइड। द ट्रीटी वाज साइंड ऑन बिहाफ ऑफ अ लेसर designated person that insults and disrespect the protocol. That insults and disrespect the protocol. वो आर्टिकल के नाम है 267। कितना याद रखोगे, जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल्स हैं जो बोलते हैं कि एक्सप्लिसिटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिफेंस ये वो सब इंडिया करेगा। अगर ज़्यादा ही आपको इम्प्रेस करना है तो आप ये याद कर सकते हो। हाँ यार, टीटी के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, टीटी के अंदर अपेंडिक्स ये वो सब कुछ होता है। बहुत बड़ी होती हैं टीटीज, ये तो 500-600 पेज की होगी। नेपाल हैज़ रिजर्वेशन विद आर्टिकल 2, 6 and 7। अब पूरा डिटेल में लिखेंगे 2 में क्या लिखा है 6 में क्या लिखा है, उतना कोई नहीं पूछ रहा। रिजर्वेशन विद आर्टिकल 2, 6 and 7 that oblige both the countries to हम तो कुछ नहीं मानते, हम थोड़ी बोलेंगे नेपाली को तुम हमें हथियार दो, तुम नहीं दे पाओगे तब हम रशिया से लेंगे, हम कुछ नहीं फॉलो करते। that these articles oblige both the countries to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighboring state. फिर सेकेंड रिजर्वेशन इन्हीं आर्टिकल्स में, दे प्रोवाइड फॉर right of member countries to have arms trade and strategic investments. Arms trade, arms मतलब हथियार, arms trade and strategic investment exclusively with the other party. एक्सक्लूसिवली विद अदर पार्टी। इसमें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेलीकम्युनिकेशन, बट वो इम्प्लिसिट है। एक्सक्लूसिवली विद अदर पार्टी एंड ओनली व्हेन they are unable to provide for they can reach
any other third country with prior permission. They can reach, मिशन परमिशन लेनी पड़ेगी. सोवरेनिटी का तो फिर पूरा चैलेंज हो है तो वही तो बोल रहे थे हम, इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. They can reach any other third country with prior permission. ये तो ब्रिटिश वाला ही सिस्टम हो गया जैसे हमें परमिशन लेनी पड़ती कॉलोनी थी. बना रहे हैं हम. So there are talks कि इसको रिनेगोशिएट किया जाएगा. इतना बहुत है इसके लिए. और ये दैट्स अ फैक्ट कि बहुत बार वायलेट हुई है. बहुत बार कभी नहीं नेपाली आके नहीं पूछेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ले लें क्या चाइना के साथ आर्म्स. सो आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. दिस ट्रीटी हैज़ बीन वायलेटेड मल्टीपल टाइम्स बाय नेपाल. ऐसे ब्रिटिश बोलते थे ना, तुम हिंदुस्तानी को नहीं करते, हम भी बोलेंगे तुम नेपाली कुछ. देन सेकेंड इज सोशल इंगेजमेंट. पहले इंगेजमेंट पॉलिटिकल लिख रहे थे, ये है सोशल इंगेजमेंट. इंगेजमेंट वही जो सारा लिखा था उसको दोबारा तो क्या लिखोगे, एक एक लाइन में लिख लो. डीप पीपल टू पीपल कनेक्शन, शेयर्ड कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज, shared cultural and religious heritage, extended family ties across the borders, extended family ties across the border. वो भोजपुरी सिनेमा में बहुत सारी वो मूवीज बना रखे उन्होंने, जो नेपाली लड़की से शादी कर लेता है वो सॉफ्ट पार्ट दिखाने के लिए. एक्सटेंडेड क्या लिखा है मैं भूल गया. फैमिली टाइज अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड एक्सट्रीमली डीप ट्रेड एंड लाइवलीहुड engagements, and extremely deep trade and livelihood engagements. कि आधी वर्कफोर्स इंडिया में काम कर रही है उनकी. कितनी ट्रेड हो जाती है सर नेपाल के साथ? हमारी तो नेग्लिजिबल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा है. हम उनके लिए वी आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वी आर द ओनली ट्रेडिंग पार्टनर. So we मतलब हम ट्रेड किस में करते हैं, डॉलर्स में उनके साथ. करते ही होंगे शायद. बायलैटरल कुछ है. बायलैटरल अभी हमने डिजिटल वो स्टार्ट किया है, इससे पहले तो डॉलर में होता होगा. बट वो तो हमने यूएई के साथ किया ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सबके साथ कर दिया हमने. नेपाल के साथ फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हमने कर रखा है. यूएई थोड़ी वैसी कंट्री है ना तो ज़्यादा नाम आता है. नेपाल के साथ हमने कब का कर लिया. नेपाल में यूपीआई सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने. थोड़ा बहुत चलती है. अरे डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि वो 500 के नोट आरबीआई ने लिए नहीं वापस, तो लेना अब नहीं एक्सेप्ट करते. वो उनके पास अभी भी पड़े 500 के पुराने नोट, आरबीआई ने लिए नहीं सारे उनके, तो तब से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे. इनफॉर्मली है, मतलब ऐसे फॉर्मली नहीं, बट दुकानों पे चल जाते थे, अब नहीं लेता वो लोग. हाँ, इसमें आपको एग्जांपल लिखने हैं तो पशुपति, रिवर फ्रंट और बंदर खाल, ये इंडिया ने डेवलप किया है. बंदरखाल गार्डन जैसा है ये. पशुपति इज अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल ओवर देयर. पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड बंदरखाल गार्डन रिकंस्ट्रक्शन, पूरा ही लिख लीजिए. are example of some heritage development supported by India and Nepal. ये इंडिया ने किया है वहाँ पे. एग्जाम्पल ऑफ सम, अरे लिख लो भाई, हेरिटेज डेवलपमेंट डन बाय इंडिया इन नेपाल. हेरिटेज डेवलपमेंट
हेरिटेज डेवलपमेंट डन बाय इंडिया इन नेपाल। पशुपति रिवर फ्रंट तो दिस 2016 में जब आप प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था, और ये वाला शायद 2018 में हुआ बंदरखाल का। बंदरखाल वही वो हनुमान जी का है वहाँ पे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स। India is the largest trading partner, source for investment. India is the largest trading partner, source for investment, source for remittances. Source for remittances and source for loan and credit for Nepal. अपडेटेड नंबर्स नहीं, ये पुराने नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल FDI और ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल फॉरेन ट्रेड इज हैपनिंग इन इंडिया। और टोटल जो इंपोर्ट कर रहा है दैट इज या तो इंडिया से कर रहा है या थ्रू इंडिया कर रहा है। तो मेजर मतलब सारा ऑलमोस्ट 75% ऑफ ऑल इंपोर्ट्स इज बाय इंडिया, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल जो भी इंपोर्ट करता है वो थ्रू इंडिया हो रहा है। हम ही हैं मतलब जो हैं बस। एंड द नेक्स्ट इज एनर्जी कोऑपरेशन। एनर्जी कोऑपरेशन में वही सबसे इंपॉर्टेंट तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, एंड देन उसके बाद हम इसमें रन ऑफ द रिवर, जियोथर्मल और एनर्जी पे भी फोकस कर रहे हैं। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही नहीं कर पाते। एनर्जी कोऑपरेशन इज अ लिमिटेशन विद नेपाल। हमारे पास अभी लिखने को तो लिख सकते हैं, 20 साल 30 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे अभी तक उनका स्टार्टिंग भी नहीं हुआ, शिलान्यास तक नहीं कर रखा इन लोगों ने। तो प्रोजेक्ट्स में हमने कमिट बहुत करते हैं बट हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। बट द थिंग इज कि हम नेपाल के साथ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मतलब इवेंचुअली यार हम पैसा देंगे बनाएंगे तो बिजली हम भी लेंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म में वो है कि सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो हमारे पास, सस्ते में बिजली हम वहाँ से नेपाल से ले पाएँ। ऑलमोस्ट 10-15 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी है नेपाल की, बहुत ज़्यादा होता है 15 गीगावाट, तो मतलब डिसेंटली ज़्यादा है काफ़ी। तो बट द थिंग विद भूटान इज कि भूटान में हमने वट एवर वी हैव कमिटेड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। भूटान के साथ भी है एनर्जी सरप्लस। भूटान को हम बिजली देते हैं, नेपाल को देते हैं हम। अरे ले रहे मतलब जो टोटल वो होता है सरप्लस नहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। अभी भी हमको जो फंड ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस से बिजली देनी पड़ रही है उनको, बिकॉज हमने उतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया कि उनकी डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी हो पाए। तो एनर्जी कोऑपरेशन इज अ लिमिटेशन विद नेपाल, हम प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे। बट भूटान के साथ ही उल्टा है, भूटान के साथ रिलेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है कि हमने वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। सो इसमें राइट डाउन, इंडिया हैव अ लॉन्ग टर्म power trade agreement with Nepal. Power trade agreement with Nepal. Long term power trade agreement with Nepal to export 10,000 megawatt. To export 10,000 megawatt of electricity from Nepal to India. From Nepal to India, मतलब इतना तो हम इंडिया इतना हम ले लेंगे 10 गीगावाट का, इतना हमारा वो है। बट अभी तक तो हमारा उनकी डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं पूरी कर पा रही। 10 गीगावाट लेना तो फिर बहुत दूर की बात है। प्रोजेक्ट्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं, प्रोजेक्ट बहुत पुराने हैं। अगर अभी कोई न्यूज़ में आया, जब भी आप पेपर दोगे, देन यू हैव टू फॉलो द प्रोजेक्ट्स। प्री और मेंस में फिर वो होता है कौन से पहाड़ पे है, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया और कौन सा है। एक जो हमेशा से न्यूज़ में बस वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लिख देते हैं, पंचेश्वर। ये वही महाकाली रिवर पे है, पंचेश्वर डैम।
वी हैव कमिटेड दिस इन ऑलमोस्ट 96-97 में, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है ना। 96 के 97 का था ये। और अगर कोई अभी फिर करंट में कंटेम्प्रेरी कोई न्यूज़ में आया तो देन यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। हमारे ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट भी था कि हम बांग्लादेश को भी देंगे, हम खुद भी लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर बांग्लादेश को भी देंगे नेपाल से प्रोड्यूस करके। अब तो बांग्लादेश के साथ ही रिलेशन खराब हो गए तो वो भी नहीं होगा। लिखना एक लाइन में लिख लीजिए, वी हैव अ ट्राईपार्टाइट एनर्जी एग्रीमेंट, ट्राईपार्टाइट एनर्जी एग्रीमेंट between India, Nepal and Bangladesh वही to supply hydroelectric power to India and Bangladesh both, नेपाल में बना के। फिर द नेक्स्ट इज एनर्जी में ही, ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला था पूरा। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक था अभी तक। नाउ पेट्रोलियम। हमने पेट्रोलियम पाइपलाइन बना दी, दिस इज वर्किंग अमलेखगंज से मोतिहारी तक। दिस इज द फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन इन पूरा साउथ एशिया में। साउथ एशिया क्या, साउथ एशिया सब जोड़ के पहली ट्रांसनेशनल है कि हम यहाँ से पेट्रोल और नेचुरल गैस पाइप से नेपाल भेजेंगे। भेज दिया, स्टार्ट हो चुका है वो। सो वो एक बहुत बड़ा सक्सेस है। लिखते हैं ये नेपाल, बिहार से लेके नेपाल तक है। और उसके बाद फिर उसके सक्सेस को देख के हमने 5-6 और स्टार्ट कर दिए हैं, और बाकी तो हम ट्रक से भेजते हैं। बाकी सारा पेट्रोल गैस सब ट्रक से जाता है। फंक्शनल गैस पाइपलाइन बना दी हमने कि गैस से जाएगा। अब गैस से फ़ायदा ये होता है उसमें लीकेजेस, ANC लॉसेज, करप्शन, वो सब बहुत कम हो जाता है। ट्रक से जाता है तो फिर हेरा फेरी बहुत होती है चीज़ों में। तो हमारा ऑलमोस्ट वी आर सीइंग 20% ऑफ आर जितना भी बजटरी रिक्वायरमेंट हमने डायरेक्टली कम कर दिए, और उनके वहाँ से भी फिर लॉसेज उतने ही कम हो गए। तो बेनिफिट ये है। और ये हमने सिर्फ नेपाल के साथ किया। दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। हमने ट्रांसनेशनल पाइप बना दिया, पाइप से हम भेज रहे हैं पेट्रोल और नेचुरल गैस। सो राइट डाउन, India has successfully implemented Motihari Amlekhganj. मोतिहारी बिहार में Successfully implemented Motihari Amlekhganj petroleum and gas pipeline. अमलेखगंज नेपाल में। मोतिहारी अमलेखगंज गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम एंड गैस पाइपलाइन इन 2019। ब्रैकेट में लिख देना, दिस इज द फर्स्ट transnational energy pipeline in South Asia. Energy pipeline in South Asia. ये सब आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द नेम्स। जो लिख रहे हैं वो सारा याद करना है, इसलिए लिख रहे हैं हम। एंड देन उसके बाद नाउ वी आर वर्किंग ऑन 2 न्यू पाइपलाइंस। नाउ वी आर वर्किंग ऑन 2 न्यू पाइपलाइंस। कौन सी वाली? ये तो 2019 की है। सिलीगुड़ी टू जापा और अमलेखगंज टू सालवा नाम ना।
अमलेखगंज टू चितवान। टू जापा। अमलेखगंज में ही मतलब ये दूसरी पाइपलाइन अमलेखगंज में। ये शायद ये मेरे को भी समझ, ये दोनों नेपाल में है, तीनों ही नेपाल में ही है। शायद ये सिलीगुड़ी वाली को एक्सटेंड करेंगे फिर। चितवन ये भी नेपाल में है, ये भी नेपाल में है, ये भी नेपाल में है। सिलीगुड़ी इज इन वेस्ट बंगाल, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं शायद ये। नेक्स्ट इज वाटर कॉर्पोरेशन, ये पूरा एनर्जी का था। नेपाल के साथ भी वी हैव सीरीज ऑफ ट्रीटीज, वी हैव मैकेनिज्म्स। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें भी 3 टियर मैकेनिज्म है, उसमें भी कमिटीज बैठती हैं, उसमें भी सब कुछ होता है, उसमें इशू नहीं है। जब तक इशू नहीं होता तब तक ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। जहाँ जहाँ इशू हो रहा है बस वही ध्यान से पढ़ेंगे कहाँ दिक्कतें हैं। इंडिया नेपाल के बीच में तो ऑलमोस्ट 250 रिवर्स हैं। वी हैव मतलब पूरी ऊपर हिमालयज हैं वो हमने देखा, फिर तराई रीजन है, फिर यूपी बिहार आता है। तो यूपी बिहार की सारी नदियाँ जो है नेपाल से आ रही हैं। ऑलमोस्ट 250 मेजर रिवर्स हैं, माइनर गिनेंगे तो इन्फिनिट रिवर्स आर देयर। तो उसमें वी हैव नो, लकीली फॉर गॉड ग्रेस, एक किसी भी पे लड़ाई नहीं है। नदियों पे कोई लड़ाई नहीं है हमारी। नदियाँ खिसक रही हैं तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बट रिवर्स पे एज रिवर वाटर पे वी हैव रिवर वाटर एग्रीमेंट्स आर देयर। So write down there are almost 250 major rivers flowing from Nepal to India. हाँ पहाड़ों से आ रही हैं तो पेरिनियल ही हैं, सारी गंगा सिस्टम का पार्ट है। 250 major rivers flowing from Nepal to India. Constituting Ganga river basin system. Ganga river basin system. We have a 3-tier bilateral mechanism. We have a 3-tier bilateral mechanism for water resource cooperation. For water resource cooperation. The next is defense, security engagements. डिफेंस टाइज तो इट्स एक्सट्रीमली क्लोज। इंडियन आर्मी चीफ इज ये क्या बोलते हैं, ऑनरी चीफ ऑफ नेपाली आर्मी, एंड नेपाली आर्मी चीफ इज एन ऑनरी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। एक प्रॉपर एक ऑफिस यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में और सेना भवन में, इवन इन IMA देयर इज डेडिकेटेड ऑफिस ऑफ नेपाली आर्मी। तो उस लेवल तक वी हैव डिफेंस कोऑपरेशन। ऑनरी चीफ का एक ऐसे ऑर्डर दे रखा है। इन इंडियन आर्मी चीफ इज ऑल्सो एन ऑनरी चीफ ऑफ दिस थिंग। हम ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग वी आर इंश्योरिंग ऑफ नेपाली आर्मी। एक नेपाली के बहुत बड़ा सा वी हैव कंप्लीट रेजिमेंट ऑफ गोरखा रेजिमेंट, उसमें सब नेपाली पीपल आर बीन, और वी हैव मल्टीपल सीरीज ऑफ लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक शेयरिंग तो क्या, हमारी हथियार हमारे पास है, उनके पास भी हमारे हथियार हैं। लॉजिस्टिक शेयरिंग तो क्या ही मतलब उसका। वी हैव डिफेंस एक्सरसाइजेज, वी हैव सीरीज ऑफ डिफेंस एक्सरसाइजेज। सूर्य किरण आपने सुना होगा, दैट्स वेरी फेमस। बाकी और माइनर है, उतनी जाने की जरूरत नहीं है यार। डिफेंस एक्सरसाइज कभी पूछा नहीं आज तक, तो लोग सारे रटते रहते हैं, तो मेरे को सेंस नहीं समझ आता। तो जो बहुत फेमस है वो आप सेफ रहने के लिए पढ़ लीजिए, वरना आज तक कभी नहीं पूछा प्रीलिम्स में कि ये डिफेंस एक्सरसाइज है, ये कौन कौन से देशों के बीच होती है। डिफेंस एक्सरसाइज मतलब 2 देश आते हैं, उसके कोई एक बटालियन, मतलब 100 लोग यहाँ से जाएंगे, 100 लोग वहां से जाएंगे, और वो एक 2-4 दिन के लिए जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे। जहां तक मुझे याद है कभी नहीं पूछा प्रीलिम्स में। श्रीलंका वाले के साथ पूछा। कौन सा वाला? श्रीलंका वाले के साथ पक्का? कौन से साल में? मैं चेक कर लूंगा, और मतलब मेरे को तो ध्यान है कभी ये सब पूछा ही नहीं डिफेंस। सर हम लोग एक बार क्लास में पढ़ रहे थे तो चेक किया था, तो मालाबार, हाँ ऐसे कुछ था। श्रीलंका के साथ था या श्रीलंका नहीं है मालाबार में, ठीक है वो देख लेंगे। उस श्रीलंका का SLINX करके कुछ है उनका। सर वो एलिफेंट वाला नाम का
वो मंगोलिया वाला है। हाँ उस पे है। क्वेश्चन नहीं था यार उस पर, चलो छोड़ो देखेंगे, वरना होगा भी तो एक है पिछले 10-15 सालों में, वरना मेरे को तो नहीं ध्यान कोई है। तो जो मेजर 10-15 हमारी आर्मी के साथ होती है वो आप देख लीजिएगा, और जो बायलैटरल होती है, बायलैटरल से जो बड़ी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, उसमें तो सब पता होना चाहिए। रिम प्रैक्टिस जैसे आप मालाबार कह रहे थे, वो बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज नहीं है, वो तो एक रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन के लिए, एनर्जी नहीं सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए हो रहा है, उसमें तो डिटेल में पढ़ा जाएगा। हाँ, तो डिफेंस एक्सरसाइज का बस ये पर्पस होता है कि एक जो हमारी एसओपीज हम अलाइन कर सकें, एक हम साथ में ऑपरेशंस कर सकें, वो सब कर सकें। वरना फ्रांस की कुछ अलग एसओपीज होती हैं, इंडिया की कुछ अलग एसओपी होती है। कल को इफ यू हैव टू डू एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन फॉर एंटी पायरेसी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी, तो उसमें थोड़ी सहूलियत रहे, इसलिए वी डू दिस डिफेंस एक्सरसाइजेज। और हम सबके साथ करते हैं, सबके साथ। वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 60-70 डिफेंस एक्सरसाइजेज जो इंडिया कर रहा है आजकल। वी आर वेरी मच एंथुसियास्टिक कि इंडियन ओशन में हम बुलाते हैं सबको, आप यहाँ पर आइए, हम यहाँ पे करेंगे। वो एक शोकेस करने के लिए कि इफ टुमारो चाइना कुछ ज्यादा करेगा तो वी हैव डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस एक्सरसाइजेज, हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ एसओपीज, वी हैव लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट ऑल्सो। तो बस ये पावर पोस्चर करने के लिए कि वी हैव आवर अलाइज, हमारे अपने दोस्त हैं इस अड्डे में, अगर आप यहाँ पर आओगे तो वी हैव आर्मी जो आर सपोर्टिंग अस ओवर हियर एंड वी हैव कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद देम, हम आपके साथ, हम उनके साथ मिलकर आपसे लड़ लेंगे। तो बस इसलिए होती है डिफेंस एक्सरसाइज। हाँ, सो डिफेंस कोऑपरेशन लिख रहे थे। इंडिया एंड नेपाल शेयर एक्सट्रीमली डीप डिफेंस कोऑपरेशंस। Extremely deep defense cooperation. Indian Army Chief is Honorary Chief of Nepali Armies. Honorary Chief of Nepali Army. And vice versa. India provides for training, logistics and equipments for Nepali Army. India provides for training, logistics and equipments. Training, logistics and equipments for Nepali Army. And even assist in defense modernization. Assist in defense modernization. Assist in defense modernization. नेपाल का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करता है। इंडियन आर्मी हैव गोरखा रेजिमेंट। Indian Army have Gorkha regiment. स्पेल देख लो क्या प्रोनाउंसिएशन करनी है। Indian Army have Gorkha regiment dedicated to Nepali people. This Sam Manekshaw was from Gorkha regiment. विपिन रावत गोरखा से थे, मेरे को लगा कुमाऊं से है वो, शायद कुमाऊं रेजिमेंट से। नहीं कुमाऊं रेजिमेंट, पता नहीं होंगे। गोरखा रेजिमेंट एंड इंडिया नेपाल हैव अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया नेपाल हैव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। Then the next is connectivity initiative. हम रोड्स बना रहे हैं, हम रेलवेज बना रहे हैं, हम नेशनल वाटरवे भी डेवलप कर रहे हैं। नाम तो फिर बहुत सारे होंगे, इसमें भी आई सजेस्ट फिल्म्स में इफ समथिंग इज इन न्यूज़ 1 or 2 years में,
जो फेमस वाले वो हम लिख लेते हैं, बाकी जो न्यूज़ में है वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस में तो यू हैव टू राइट आंसर सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जांपल्स, एग्जांपल लिखने पड़ेंगे आपको कि हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस में क्या कर रहे हैं हम, इसमें कनेक्टिविटी में हमने कौन सी रेलवे बनाई, वो सब 1 या 2 साल में अगर कुछ न्यूज़ में आएगा तो जब भी आप पेपर देंगे तो वो फिर आप नोट कर लीजिएगा। सो कनेक्टिविटी में राइट डाउन, इंडिया इज प्रोवाइडिंग फॉर रेल, रोड एंड inland waterway connectivity to Nepal. Road, rail and inland waterways. Inland waterway. Inland waterway मतलब जो नदियां हैं, नदियों में से विल डू दिस। 250 नदियां आ रही हैं वहां से यहाँ पे। Inland waterways connectivity for Nepal. ICPs बहुत फेमस, इनमें कोई नहीं है। ICPs इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, बांग्लादेश के साथ वेरी फेमस ICPs, इसमें नहीं है हमारे पास। ICPs में होता है कि चेक पोस्ट पे हम देखते हैं कि ट्रेड प्रॉपर होना चाहिए, सिक्योरिटी वहाँ पे होनी चाहिए एंड कस्टम्स वाले होने चाहिए कि प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वीजा हैं तभी आप यहाँ पर आइए, तो वो ICPs के थ्रू होता है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उसमें कस्टम वाले भी बैठते हैं, आर्मी भी बैठती है, पैरामिलिट्री वाले भी रहते हैं और ये टैक्स वाले भी रहते हैं। सो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हमारे पास बांग्लादेश में बहुत फेमस है। इसमें 2 नए बनाए हैं, उसके बस आप नाम लिख लीजिए। 2 new ICPs have been formed with Nepal. ICPs. Integrated check post. Then इसी में राइट डाउन, इंडिया इज स्टडिंग फिजिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग काठमांडू विद रक्सौल। इंडिया इज स्टडिंग फिजिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग काठमांडू विद रक्सौल। रक्सौल इज इन बिहार। विद रक्सौल वेस्टर्न साइड में या ईस्टर्न साइड में? क्या रक्सौल बिहार के वेस्ट और ईस्टर्न, वो पता नहीं यार, मतलब यूपी के पास वाला है कि वो पता नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट इज डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी India and Nepal have signed an MOU for extending UPI MOU signed an MOU for extending UPI for cross-border payments. बाकी तो फिर उसको आप डीप में लिख सकते हो। इससे जो होगा एंगेजमेंट विल बी बेटर। वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पे लोग हेल्थ के लिए आते हैं या टूरिज्म के लिए आते हैं, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, वो तो ऑब्वियसली बात है। सो बेटर कोऑपरेशन विल बी देयर फॉर टूरिज्म पर्पसेस, फॉर कल्चरल पर्पसेस, फॉर पीपल टू पीपल, फॉर पीपल दैट आर गोइंग फ्रॉम स्टडिंग या फिर हेल्थ पर्पसेस के लिए, जितना ज़्यादा ये होगा। एंड फाइनली विल बी, अभी तो नहीं बट पूरा जो ट्रेड एंड एवरीथिंग विल बी डूइंग डिजिटली। इसका स्टार्ट कर दिया बट अभी हुआ नहीं है कि जितना भी, जैसे आप बोल रहे थे कि डॉलर में होता है, किसी में होता है, तो इवेंचुअली वी प्लानिंग कि पूरा डिजिटली जो है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड करेंसी वी कैन हैव ये एक्सचेंज बिटवीन दिस लोकल करेंसीज में यूपीआई के थ्रू। अभी ये फंक्शनल नहीं है, अभी बस ये रिटेल लेवल पे होता है कि एक बैंक टू बैंक आप ट्रांसफर कर सकते हो। देन नेक्स्ट कॉपरेशन, फाइनल वन, डिजास्टर मैनेजमेंट।
डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। earthquake की zone 5 में आता है। हाँ, ये पूरा जो है फोर्थ लाइन पे पड़ता है नेपाल। आज सुबह earthquake आया। 2000, हाँ आज सुबह earthquake आया। आज अर्थक्वेक आया। नेपाल से। तिब्बत में 7.1 काफ़ी तगड़ा है यार। 2015 में जब वो आया था तो इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इंडिया ने तो फाइनल असिस्टेंस भी दिया था और हमारे पूरे जो एनडीआरएफ वाले लोग हैं वो भी गए थे। वी आर द फर्स्ट कंट्री दैट रिस्पॉन्डेड ऑन नेपाल अर्थक्वेक। हमने यहाँ से अपने लोग भेजे थे फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए। देन उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए भी वी आर फंडिंग दिस थिंग। बिम्स्टेक और सार्क में वी हैव, सार्क तो बंद हो चुका है, हम जब पढ़ेंगे कि सार्क इज अ डिसफंक्शनल थिंग नाउ। बिम्स्टेक में नाउ वी आर पुशिंग कि एक हम एंगेजमेंट रखें फॉर डिजास्टर रिलीफ। स्पेसिफिकली जैसे वहाँ पे ग्लोफ आजकल आता है, अर्थक्वेक वहाँ पे आता है, एंड एवलांचेस, ये 3 के लिए फॉर हिमालयन इकोसिस्टम में। ग्लोफ इज वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आजकल ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उससे ग्लेशियर लेक बन रहे हैं और फिर वो मोरेन टूट जाता है एक लेवल के बाद, इतना पानी जमा होता है तो उससे फिर बाढ़ आ जाती है। केदारनाथ और सिक्किम में जो हुआ था। तो राइट डाउन डिजास्टर मैनेजमेंट में both the countries are working through BIMSTEC and SAARC. Working through BIMSTEC and SAARC for cooperative disaster response. For cooperative disaster response. India was among the first responder during 2015 earthquake. During 2015 earthquake and helped in relief, rescue and rehabilitation. With the financial assistance of $75 million. Relief, rescue and rehabilitation with the financial assistance of $75 million. It's a big amount. एक earthquake के response के लिए we are giving $75 million. Right, so ये हो गया, बाकी का कल करेंगे। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए सारे पैरामीटर्स। ये अब आपका एक तरह का वो हो गया, किसी भी देश के साथ आपको कहीं भी आंसर्स लिखना हो तो ये मैक्सिमम इतने एंगेजमेंट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर यू हैव टू राइट योर आंसर्स।